फर्स्ट पोजीशन आई थी दैट वाज ऑन 199 आउट ऑफ 200 मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। आई वाज द मेरिट नंबर 8। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए मेडिकल को परसू करना है तो ट्राई टू गो फॉर मैट्रिक। अगर हम स्ट्रेट ए स्टार्स भी ले लें दैट इज ओनली 90%। स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। एमडी कैट कोई बात एक भौवा बना दिया गया है, एक ये बना दिया गया कि इट्स अ डील ब्रेक, या तो यूल मेक इट या यूल ब्रेक इट। हर साल 1 लाख बच्चे जो है पूरे पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली अपीयर करते हैं एमडी कैट के एग्जाम के अंदर। एक हमारे जहन में बन चुका है कि यार ये अगर केमकोलियन है ना तो हम उसको एक अलग नजर से देखेंगे। किंग एडवर्ड की ना 325 सीट्स हैं। अगर हर बच्चा ये जिद लगा ले कि मैंने वही सीट्स लेनी है तो फिर आप रिपीट ही करते रह जाओगे, आप फिर कहीं पे भी नहीं जाओगे। जाना मैंने किसी लाहौर वाले में, अच्छे वाले में जाना है। अगले साल नंबर इतने कम आए कि किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ और फिर प्राइवेट में अप्लाई करना पड़ गया। हमें क्या बताया जाता है जी, मैट्रिक कर लो बड़ी आसान पढ़ाई, एफएससी कर लो बड़ी आसान पढ़ाई, एमडी कैट कर लिया, मेडिकल कॉलेज में आ गया अब मैं इजी। बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकालमा विद मोहित। आज हमें डॉक्टर तलहा अशरफ ज़िया ने ज्वाइन किया, जो कि अपने बारे में ख़ुद बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे किंग एडवर्ड के हवाले से। एक पूरी इंशाल्लाह हम गाइड बुक इनसे रेडी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आप आए, थैंक यू सो मच तलहा भाई। थैंक यू। तलहा भाई, सबसे पहले अपना थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें कि आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ से पढ़े हैं, किंग एडवर्ड किस तरह से गए, इंटर, एफएससी, मैट्रिक, वो सारी चीज़ें ना आप थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। स्टार्ट करूं तो मेरी जो स्कूलिंग रही है वो दैट हैज़ बीन फ्रॉम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, और फिर उसके बाद जो है मैंने ओ लेवल्स किया। ओ लेवल्स में मेरे 6 A स्टार्स और 2 A's थे। उसके बाद ज़रा थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल स्विच किया। इंस्टेड ऑफ डूइंग ए लेवल्स आई वेंट ऑन टू एफएससी मैंने की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और फिर एफएससी के बाद एमडी कैट का एग्ज़ाम देना होता है। एमडी कैट में अल्लाह का शुक्र है अच्छे नंबर आए, 195 आउट ऑफ 200। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। आई वाज द मेरिट नंबर 8, और उसके बाद जो है फिर अब मेरे 5 years जो है कंप्लीट हुए हैं। अभी 1 month बैक मेरी ग्रेजुएशन हुई है, और बस इंशाल्लाह जो है हाउस जॉब का वेट है, एंड यस दैट इज़ प्रीटी मच इट। अच्छा तलहा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब माशाल्लाह आपका जिस तरह का बैकग्राउंड है, आपके वालिद साहब भी डॉक्टर और पूरा एक फैमिली है, लेकिन वो लोग जो कि अभी क्योंकि करंटली मेरे ख्याल में 2nd year के भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो जो लोग जो इस बैकग्राउंड से नहीं रखते, जिनको इतनी फेमिलियरिटी नहीं है सिस्टम से, उनको हम इनिशियली बताना शुरू करें कि वो किस तरह से किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली किंग एडवर्ड में किस तरह से, और एक जो प्रॉपर सिस्टम जो आपको पता था या आपने उसके लिए मेहनत की, रिसर्च की, तो वो आप बताएं हमारे व्यूअर्स। इसमें मोहित भाई एक तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास गाइडलाइंस ठीक हों, यू नो वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, और ये चीज़ जो है बहुत डिटरमिन आपका करती है कि क्योंकि टाइम इज़ ना वेरी की होता है इस चीज़ में। आपके 2nd year के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और ये जो कुछ एक अरसा होता है ना बहुत क्रूशल होता है। इसी ने ये होता है वो मेक इट और ब्रेक इट वाला टाइम पीरियड होता है कि या तो आप इसमें अगर इसका टाइम अच्छे से यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू, अगर नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको बाद में रिग्रेट भी हो कि यार कुछ ही तो महीने थे जिसमें मैंने एफर्ट करनी थी बट आई वाज़न्ट एबल टू। तो गाइडलाइंस का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मुझे ये एडवांटेज था कि मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने भी सेम पाथवे को फॉलो किया। ओ लेवल्स के बाद एफएससी में शिफ्ट करते बच्चे पैनिक कर जाते हैं, नहीं कर पाते, मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया। फिर एफएससी के बाद एमडी कैट कैसे करना है, सारा कुछ जो है। तो इसमें चीज़ यूँ आती है कि देखें, आप टू स्टार्ट विद यू हैव 2 ऑप्शंस कि आप या तो मैट्रिक करते हैं या ओ लेवल्स करते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल द पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो स्टूडेंट्स भी जो ये प्लान करना चाह रहे हैं, मैं उनको अब रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए मेडिकल को परसू करना है तो ट्राई टू गो फॉर मैट्रिक। अलबत्ता मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, बट मेरी छोटी बहन जब उन्होंने भी इस चीज़ में आना था तो हमने उनको मैट्रिक ही करवाया। एंड दैट इज़ क्योंकि जब आप ओ लेवल्स के ग्रेड्स की इक्विवेलेंसी बनाते हैं बाद में मैट्रिक के, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ता है जब आपने एडमिशन लेना है, तो आपकी इक्विवेलेंसी बहुत कम बनती है। मैट्रिक में आउट ऑफ 1100 बच्चों के जो है 1090 1080 मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं 98% 97% ईजीली आ जाते हैं। हम लोगों का मैक्सिमम भी जो है ना, अगर हम स्ट्रेट ए स्टार्स भी ले लें दैट इज़ ओनली 90%। तो एटलीस्ट 5 6 7 जो परसेंटेज जो बाद में काउंट भी होती है, इसका यहाँ पे जो है डेफिसिट आपको आ जाता है। और आजकल के दौर में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। व डेसिमल के बाद भी जो परसेंटेज के जितने फिगर्स हैं ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं।
तो आपने मैट्रिक किया, ओ लेवल्स किया, मैं प्रेफर करता हूं कि जी अब बच्चे जो हैं वो मैट्रिक की तरफ जाएं। मैट्रिक के बाद आपने एफएससी करनी है। अब एफएससी की आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट बनता है, आपका एक ओवरऑल एग्रीगेट बनता है जिसकी बेसिस पे आपने अप्लाई करना होता है। मैट्रिक की उसमें जो वेटेज है दैट इज 10%, यानी अगर मेरे 90% आए हैं मैट्रिक के अंदर तो वो मेरे ओवरऑल एग्रीगेट में उसकी 9% जो है वेटेज होगी। उसके बाद हमारा एफएससी आ जाता है जिसकी वेटेज 40% होती है। फिर वही बात है कि एफएससी में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपका एग्रीगेट ज़्यादा होगा। अगर आप ए लेवल्स वाली साइड पर चले जाते हैं तो वो आपके पास डेफिसिट और बनता जाएगा, और वो बच्चे जिन्होंने एफएससी किए हुए है दे विल हैव अ ग्रेटर चांस कि वो जो है इसमें आपके साथ बेहतर तरीके से compete कर सकते हैं। एफएससी करने के बाद जो मेन हमारा जो स्टेप आता है जिससे बहुत से बच्चे डरते भी हैं, या जिसको हम कहें कि वो एक भौवा सा बना हुआ है कि यार ये जो है ना एग्जाम ये बहुत काम खराब करता है, जो एक छांटी कर देता है। बिल्कुल ऐसे ये वो बनाया भी इसीलिए गया था क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जब उन्होंने मेडिकल में गए एमडी कैट का तस्वुर भी नहीं था। 2008 में एमडी कैट का एग्जाम जो है स्टार्ट किया गया था और वो इसी पर्पस के लिए किया गया था कि वो एक छांटी हो जाए, फिल्टर आउट किया जा सके कि भाई बच्चे जो है उनकी सेग्रीगेशन हो जाए। तो ये एमडी कैट का एग्जाम है, इसके आपके ओवरऑल एग्रीगेट में 50% जो है वेटेज होती है। 200 एमसीक्यूज का ये जो है अमूमन वो आपका एग्जाम होता है। इसका भी कभी कभी क्राइटेरिया जो ऊपर नीचे होता रहता है, बट मोर और लेस ये इसका होता है। और ये आपकी एफएससी का जो सिलेबस होता है उसके अंदर से आता है। तो ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे भी स्ट्रगल करते हैं कि चूंकि एफएससी की बुक से आना है तो उनको वो कंसल्ट करनी पड़ती हैं। कॉन्सेप्ट चाहे उनके एफएससी वालों से 100 टाइम्स बेहतर हो, बट बुक की थोड़ी बहुत नो हाउ होना जो है वो ज़रूरी होती है। और ये एमडी कैट का एग्जाम जो है ना ये एक मेन आपको वही बात है फिल्टर आउट करेगा, और ये ओवरऑल तीनों चीज़ें जो हैं आपका एग्रीगेट बनाती हैं, जिसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होगा। अब ये जो एप्लीकेशन भी है ये एक होती है सेंट्रल एक प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये सारे स्टेजेस से मैं गुजर आया हूँ, यूएचएस वाला जो हमारी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है पंजाब की, वो एक पोर्टल ओपन करते हैं। उस पोर्टल पे जो है मैंने अप्लाई करना है और मैंने कहना है कि मेरी प्रेफरेंस है कि जी मेरा किंग एडवर्ड में नाम आए। अगर किंग एडवर्ड में नहीं आता तो इलामा इकबाल में आ जाए, इलामा इकबाल में नहीं आता तो सिम्स में आ जाए, एंड सो ऑन। मैं पूरी एक उनको लिस्ट दे दूंगा, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। एमडी कैट को अप्लाई करते वक्त ही सारी देनी है? नहीं, ये एमडी कैट वंस एमडी कैट इज डन फिर ये पोर्टल उसके बाद अलहदा से ओपन होता है। अच्छा। और वो बच्चा जो है चूंकि उसको आइडिया भी हो गया होता है कि यार मैं कितना मेरा क्या हिसाब किताब बन रहा है, तो बच्चे के पास ऑप्शन होती है कि वो चूज कर सके कि अच्छा यार मेरा यहाँ पे तो पता नहीं बनता है, नहीं बनता तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँ। वो करा के आप पूरी लिस्ट देते हैं और फिर ये एक वो उनका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली जो है होता है कि जिन बच्चों का ऑब्वियसली एग्रीगेट ज़्यादा है उनका फिर टॉप कॉलेजेस में होता है, और जैसे जैसे एग्रीगेट नीचे आता रहता है वो सेग्रीगेशन होती रहती है और वो करा के फिर बच्चे का अल्टीमेटली एडमिशन इस बेसिस पे होता है। अच्छा, अगर कॉलेजेस की बात, खैर उससे पहले हम ये करते हैं कि जो ओ लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं एमडी कैट करने के लिए, तो यूजली पेपर्स तो उन्होंने एफएससी वाली अगर वो बुक्स देख ही लें, एमडी कैट की भी अपनी बुक्स होती हैं, अपनी गाइड बुक्स होती हैं, और अगर ओ लेवल्स वाले के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो उसको और क्या चीज़ें चाहिए जो कि उससे ऐड ऑन कर ले कि वो अगर अब तो उसने कर लिया ओ लेवल, उसका एग्रीगेट वगैरह में चले थोड़ा बनता भी है फ्लॉ, लेकिन उसके अलावा उसको क्या क्या अगर वो अपनी तैयारी में मैक्सिमाइज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? इसमें एक चीज़ तो ये है कि मोहित भाई सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने जिस साल में एमडी कैट दिया था 2019 में दिया था, मैंने बताया कि मेरे मार्क्स 195 थे। उस साल जो टॉप हुआ था, फर्स्ट पोजीशन आई थी, दैट वाज ऑन 199 आउट ऑफ 200 मार्क्स। और वो बच्चा जो है हमारे साथ चूंकि केई में उसने पढ़ा, उसने ओ लेवल्स किया था, उसने ए लेवल्स किया था, ए लेवल्स के बाद एमडी कैट दिया था और उसके इतने नंबर आ गए थे। बात सारी आ जाती है कॉन्फिडेंस की। मोर और लेस आपके टॉपिक्स आप जो पढ़ रहे हैं वो ओवरलैप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी एफएससी इतनी भी आउटडेटेड है कि जी हम कहेंगे यार बिल्कुल हम compete नहीं कर सकते, बट ए लेवल्स में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, उनके पेपर स्टाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। एफएससी में ज़रा थोड़ा रट्टा सिस्टम ज़्यादा होता है। बात यह कि एक तो आपके पास अगर लाइक यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स की अगर क्लैरिटी है तो यू कैन ईजिली एस योर एग्जाम। अगली चीज़ जो आ जाती है कि एमडी कैट की बुक्स, अब जैसे जैसे ज़रा एमडी कैट की मार्केट बड़ी हुई है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव जम्प्ड इनटू इट। मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं, मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं, उन सब ने अपनी बुक्स भी निकाल दी हैं। वैसे बेसिकली जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं अपनी टेक्स्ट बुक को, और वो टेक्स्ट बुक प्रेफरेबली एफएससी की होती है, क्योंकि एमडी कैट में भी ना दो तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं नॉलेज बेस्ड और एक होते हैं ज़रा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड। नॉलेज बेस्ड और वो जो
लाइक बुक की लाइंस वाले होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो बुक की लाइन है ना, समझ ले फिल इन द ब्लैंक आ गया, और वो बुक में जो लिखा हुआ है आपने उसी को टिक करना है, तो वो आपका जो है ठीक माना जाएगा। और कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं उसमें ऑब्वियसली आपने जो अपनी लॉजिक वगैरह इस्तेमाल करनी है। तो उस लिए जो है ना थोड़ा सा होता है कि आपको एफएससी की बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है। बट अब मार्केट में इतनी अच्छी बुक्स आ चुकी हैं स्पेसिफिकली फॉर एमडी कैट कि उसमें आपके प्रोविंसेस की बुक जो एफएससी की हैं, ए लेवल्स के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने एक जगह पे उसको कर दिया कि वो बच्चा चाहे एफएससी का या ए लेवल्स का अगर उनको कंसल्ट करे तो बच्चा इजीली जो है उसकी एमडी कैट की तैयारी हो सकती है। और इस पे एक अच्छी बात ये है कि एमडी कैट का एक करिकुलम डिफाइन किया जाता है हर साल, पीएमडीसी उसको जो है रिलीज करती है और उसमें मेंशन्ड होता है कि यार कौन कौन सा टॉपिक जो है आपने करना है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि यार इस चैप्टर और इस टॉपिक में से आपने ये चीज़ें करनी है। तो जब आपके पास एक गाइडलाइन उन्होंने खुद प्रोवाइड कर दी हुई है तो इट मेक्स इट इवन मोर ईजियर कि आप जो है उसको फॉलो करो। आप देखो कि अच्छा ए लेवल्स में हमने ये ऐसे पढ़ा हुआ है, और आप कंसल्ट जब एफएससी की बुक को कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस कि आप रट्टा मारने लग जाओ। इट शुड बी कि आप पढ़ो कि अच्छा यार ये चीज़ तो मैंने ए लेवल्स में भी पढ़ी हुई और मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे बने हुए हैं, तो बस मैं एक गो थ्रू कर लूँ कि यार इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है जिसके बारे में वो मुझे टेस्ट कर सकें। तो मोर और लेस ओ ए लेवल्स को, अब मैंने ओ लेवल्स किया था, मैं इसको अपनी वीकनेस समझता था, बाकी लोग भी ये मेरी वीकनेस समझते थे कि यार इसको तो रट्टा भी नहीं मारना आता होगा, इसका तो बड़ा कॉन्सेप्ट और ये वो। मेरे बड़े भाई ने मुझे ये बताया कि भाई तुम्हारी मेंटल मैथ अच्छी होगी सारों से। अब होता क्या है कि जी मैट्रिक एफएससी वाले जो हैं न्यूमेरिकल्स जो है ना वो उनके रट्टे लगाने की आदत होती है, जो एक्सरसाइज में है वही चीज़ एज इट इज़। ओ लेवल्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब उन्होंने जो है कोई भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाला सवाल दे दिया। हमारा एक एग्जाम मेंटल मैथ का होता था, एक जो दूसरा कैलकुलेटर वाला। तो इन चीज़ों ने बड़ा हेल्प किया। अगर तो आप इसको अपनी वीकनेस समझेंगे तो आप उधर ही रह जाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आप जैसे मेंटल मैथ आपका स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कंपीट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट और आपके पास प्रॉपर गाइडलाइंस और एक पाथवे होना चाहिए। अच्छा, और ये जो एमडी कैट आता है ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इसका सर्कुलम या थोड़ा वेरी करता है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड वगैरह? इसमें अगेन मोहित भाई ये है कि हर साल ना इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। इस साल का जैसे अभी अनाउंस हुआ है ना, तो अब अनाउंस उन्होंने किया है कि प्रोविंशियल एमडी कैट होना है। प्रोविंशियल का मतलब ये है कि पीएमडीसी एक सेंट्रल आपकी बॉडी है, उन्होंने एक करिकुलम डिफाइन करके रिलीज कर दिया कि यार इसके अंदर से हमने आपका पेपर बनाना है। फिर अब हर प्रोविंस की यूनिवर्सिटी अलग है। पंजाब के अंदर यूएचएस होती है, केपी के अंदर केएमयू होती है, इसी तरह फेडरल के अंदर जो है वो सजाब एमयू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हर प्रोविंस की एक अलग यूनिवर्सिटी है। उन्होंने उस करिकुलम जो उन्होंने डिफाइन किया पीएमडीसी ने, उसमें से एमसीक्यूज बना के एक अलग-अलग पेपर बनाना है। यूएचएस ने अलग पेपर पंजाब वाले बच्चों का बनाना है, सिंध वालों का अलग पेपर होगा, केपी के एक अलग पेपर होगा, सेम डेट पे होगा, सेम करिकुलम में से होगा, बट एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे। तो वो इस तरह से करके बनाया जाता है। और फिर वही बात है कि जब आपने एक दफ़ा एग्ज़ाम दे दिया, मैंने फॉर एग्जांपल चूज़ किया कि मैंने पंजाब का एग्ज़ाम देना है, तो मैं वो पंजाब का एग्ज़ाम दूंगा और उसी दिन ही दे पाऊंगा। ये भी चॉइस नहीं होती कि यार मैंने इधर वाला दे दिया है, अब जी मैं ज़रा केपी के वाला भी दे आता हूँ, तो वो वाला सिस्टम नहीं होता। सेम टाइम सेम डे पे एग्जाम्स कंडक्ट। और ये डोमिसाइल के हिसाब से इसकी डिवीजन है या इसका अभी तक जो रहा है ना वो ये है कि अगर मैं पंजाब का स्टूडेंट भी हूँ ना, तो मैं पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। प्रेफरेबली मेरे लिए अपना अच्छा तो यही है कि मैंने जो किताबें एफएससी में पढ़ी हैं पंजाब की, मैं उसी का ही एग्ज़ाम दूं। लेकिन चॉइस ये दी जाती रही है आज से पहले, इस साल की पॉलिसी अभी डिफाइंड नहीं है। लेकिन अब उसमें ये होता है कि आप एग्ज़ाम कोई सा भी दे दो। मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ, मैं केपीके का एग्ज़ाम देता हूँ, बट मैंने जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन आपका डोमिसाइल बेस्ड होता है। यानी मैं पंजाब का स्टूडेंट हूं तो मैं पंजाब के कॉलेजेस में ही ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकता हूं। मैं केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, क्योंकि वो अब हर प्रोविंस का एग्जाम डिफरेंट है, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी हल्का से वेरिएशन लाएगा। पंजाब में टॉप 190 पे हो रहा है, क्या पता केपीके में जो है 180 पे हो रहा हो। तो बच्चे ज़रा ना ये चांस लेने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे नंबर यहाँ पे ज़्यादा आ गए, मैं अप्लाई उधर करूँ तो मेरा एग्रीगेट बन जाएगा। लेकिन डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन होती है, आप अपने प्रोविंस में जो है जिसका डोमिसाइल है उस पर ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हो, बाकी प्रोविंसेस में आप ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और ये इंस्टीट्यूशन वाइज कोटा सिस्टम होता है, जिस तरह अगर मैं एनसीए से हूँ तो उसमें है कि हर प्रोविंस के दो बच्चे आने हैं और हर डिपार्टमेंट में आने हैं। तो क्या इस तरह से एमडीकेट वगैरह इसमें मोहित भाई यूं ही है कि यूएचएस का ना एक करिकुलम डिफाइन होता है। इसी तरह जैसे हमारे केपीके वाले हैं उनका एक प्रोस्पेक्टस होगा केएमयू का, यूएचएस वालों ने एक अपना प्रोस्पेक्टस जो है रिलीज़ किया हुआ है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ना सीट वाइज डिवीजन होती है। यानी ओपन मेरिट की फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में
325 सीट्स हैं। इस पे सिर्फ पंजाब वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर कोई बलूचिस्तान, केपीके या सिंध वाला बच्चा है, वो चाहता है कि जी मैं पंजाब में अप्लाई करूं, तो उनकी कोटा सीट्स हैं। जैसे केई में हमारे जो है शायद 1 सीट होगी केपीके की, या इस तरह करके निश्तर मेडिकल कॉलेज में 2 सीट्स होंगी। तो वो बच्चों को ना उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन करके बताया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑन दीज सीट्स, तो आप जो है ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है इसमें देख लें और इसकी बेसिस पे आप कोटा सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल भी कुल मिला के मेरा ख्याल है कि अंडर 50 होती हैं। और इसमें कोटा सीट्स में ना सिर्फ बाकी प्रोविंसेस बट जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो रिफ्यूजीज़ वाले हैं, वो इस तरह कर कर आके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिवीजन बनाई है। तो अराउंड 50 सीट्स जो है ना, 50 to 70 सीट्स हमारे पूरे पंजाब के अंदर ये कोटा सीट्स बन जाती हैं। तो ये हर इंस्टीट्यूट आप कह रहे हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो टोटल 50 तक वो रखते हैं कुल मिला के ओवरऑल पंजाब में। यानी केई में 4-5 होंगी, दूसरे कॉलेजेस में 3-4 होंगी, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, और इस तरह करके। फिर फॉरेन कोटा अलहदा होता है कि बाहर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलहदा सीन होता है। तो ओवरऑल कुल मिला के इतनी सीट्स पंजाब का मैं बता रहा हूँ। फिर इसी तरह बाकी प्रोविंसेस का भी जो है ना थोड़ा बहुत होता है कि वो उन्होंने सीट्स बाकी प्रोविंसेस की और कोटा सिस्टम की रखी होती हैं। अच्छा, जिस तरह बात ए लेवल्स की हो रही थी, तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि यूजली जो मैट्रिक एफएससी के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर यही रट्टा मारने वाली और ये S2S याद करने वाली कैपेबिलिटी होती है, और ओए लेवल्स वालों को ज़्यादा कंसेप्चुअल चलना और स्ट्रक्चर्डली वो चलते हैं। तो जो ग्रेजुएशन का अपना कोर्स है वो ज़्यादा किसको करता है, लोगों को क्या एज मिलता है उसमें? देखिए, इसमें मोहित भाई यही है कि मैट्रिक और एफएससी टोटली रट्टा बेस्ड, और रट्टा बच्चे मार लेते हैं और हमें आइडिया है कि वो यूं यूं करके बिल्कुल किताब खोली हुई और वो लगे हुए हैं सुबह से रात तक, और A to Z बुक का जो है ना उनको पेज नंबर भी पता होता है कि यार बस मुझे कोई स्टार्ट वाला वर्ड बताओ और मैं आपको पूरा चैप्टर जो है एज इट इज सुना दूंगा। MD कैट का एग्ज़ाम भी इसीलिए मुतारिफ करवाया गया था कि सेग्रीगेशन करनी है। जब हम अपना MBBS कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने किताब का शुरू से एंड तक रट्टा मार दिया, जब पेशेंट मेरे सामने आए तो मैं उसको थेरी सुनाने लग जाऊंगा। कॉन्सेप्ट होगा, मैं उसको पेशेंट पे अप्लाई करूंगा, फिर ही अल्टीमेटली उसका बेनिफिट होगा। MD कैट भी इसलिए लाया गया था कि वो सेग्रीगेशन हो सके, कि बच्चा जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, जो वाकई इस काबिल हो कि कल को जब उसने डॉक्टर बनना है और लोगों की लाइफ उसके हाथ में होगी तो वाकई वो कैपेबल हो उसको डील करने के लिए। फिर इसी तरह जब हम MBBS में आते हैं तो MBBS का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल ही 180 डिग्री आप समझ लें उल्टा हो जाता है। MBBS टोटली जो है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वो आपका जब एग्जाम होता है तो उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अ पेशेंट केम टू यू, उसकी एज इतनी है, इस मसले के साथ आ रहा है, उसको इतने अरसे से मसला है, अब डायग्नोज करो कि इसको क्या मसला है, इसको ट्रीट कैसे करोगे, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, टेस्ट वगैरह इसके कौन से करवाओगे। तो वो सवाल ऐसे ही स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि बुकिश नॉलेज मेरे पास पूरी है, मैंने पढ़ लिया यार ये डिजीज़ है, इसके ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो सवाल स्ट्रक्चर करके ऐसे देते हैं कि कल को मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है इन मसाइल के साथ आता है, तो क्या मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं अल्टीमेटली डायग्नोज कर पाऊँ कि यार इसको मसला वाकई क्या है और फिर अल्टीमेटली उसकी ट्रीटमेंट कर सकूँ। तो हमारा जो आगे का भी सारा सिस्टम है ना, ग्रेजुएशन का कोर्स भी जितना है वो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर रट्टा इन्वॉल्व होता है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी रट्टा है ही नहीं, जितनी और टर्मिनोलॉजीज वगैरह बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे टर्मिनोलॉजीज हो गई, हम एनाटमी जब बॉडी की पढ़ते हैं, एनाटमी में यही होता है कि आपकी कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन सी नर्व, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से गुजर रही है। अब उसका जो एक कोर्स है मैं उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता, वो अल्लाह ने जिस तरह बनाया वैसे ही है। मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ एक ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड जो है वो यहाँ से जो है होता गुजर रहा है, इस आर्टरी का नाम जो है ये है, इस नर्व का नाम ये, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर जब एप्लीकेशन पेशेंट की बेसिस पे आएगी तो तब मुझे कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, तब कोई रट्टे वाली नॉलेज जो है सच काम नहीं आएगी। और ये चीज़ हर इंस्टीट्यूशन में एज इट इज़ फॉलो हो रही है या फिर ये वेरी करता है? और दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशन कितना फ़र्क पड़ता है इस पर जाना, कि आप जिस तरह भी कह रहे थे कि किंग एडवर्ड है, फिर अल्लामा इकबाल है, फिर सिम्स आपने नाम लिया, तो ये और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे अभी सिर्फ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, उसके बाद हम इस पर कंपैरिजन भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी किस लिहाज से वो की गई है कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है? इसमें एक तो जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो एक हेरिटेज कह लें या एक जो एलमनाई है, ये जो इतने अरसे से, अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत पुराना इदारा है, 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिस टाइम ब्रिटिश वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे। तो ये तब का बनाया हुआ
फिर लाइक मेरा ख्याल है कि हमारे पंजाब का शायद दिस वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एज वेल। तो फिर वो एक हेरिटेज डेवलप होती है, जितने बड़े बड़े नाम हैं वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, तो एक बंदे के जहन में वो होता है कि यार देखो इतने बड़े, जैसे हम GCU का पढ़ते हैं कि जी इलामा इकबाल साहब जो हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, उनका एक कमरा भी हॉस्टल में है बड़ा, एक होता है उसकी जो कि जी वो वाला कमरा हमने देखना है। तो कई में भी इस तरह से एक तो ये होगा कि आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे, और फिर ये कि आपके इंस्टीट्यूट से कौन कौन से लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आपके साथ हॉस्पिटल कौन सा एसोसिएटेड है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मेयो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, और मेयो हॉस्पिटल मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान का नहीं तो एटलीस्ट पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और जितने इमरजेंसी केसेस आपने अगर तो अपनी किताब में कोई एक केस पढ़ लिया ना जो लिखा हो कि यार बड़ा रेयर है, देयर इज़ अ वेरी ग्रेट चांस कि वो केस आपको मेयो हॉस्पिटल में मिल जाएगा, और वहाँ पे डॉक्टर्स को ऑन हैंड प्रैक्टिस मिल रही होती है, स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं कि यार ये रेयर केसेस जो हैं इनको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। हमारा क्या होता है कि जब बुक पढ़ रहे हैं तो ज़रा स्किप कर देंगे कि यार ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं, इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके साथ हॉस्पिटल कौन सा एसोसिएटेड है। फिर इसमें एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि जो आपके ग्रेजुएट्स हैं व्हाट आर दे डूइंग इन देयर लाइफ करेंटली। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बेतहाशा स्टूडेंट्स जो 100+ स्टूडेंट्स इस साल भी उनका मैच हुआ USMLE में, इलामा इकबाल के 40 स्टूडेंट्स, और इस तरह करके जो है ना फिर बाकी कॉलेजेस के नंबर जो है वो नीचे। तो एक ये बड़ी फैसिनेशन होती है कि यार अगर इनकी रेशो ज़्यादा है और ये जो है अच्छा परफॉर्म करें स्टडीज़ में तो हमने जो है यहाँ पे जाना है। फिर इसी तरह ये आ जाता है कि आपकी फैकल्टी कैसी है, आपको कौन लोग पढ़ा रहे हैं, आगे जो है वो लाइक FCPS आप करते हैं या कोई भी जिस भी आप स्पेशलिटी में जाते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा रेशो जो है कई वालों की है। फिर एक हमारे जहन में बन चुका है कि यार ये अगर केमकोलियन है ना तो हम उसको एक अलग नज़र से देखेंगे। मैं अगर किसी को बताता हूँ कि यार मैं रावियन भी हूँ, मैं केमकोलियन भी हूँ, तो वो एक अलग इंप्रेशन होता है। मैं अगर किसी को बताता हूँ मैं इकबालियन हूँ तो वो एक अलग इंप्रेशन है, और वो ऐसे ऐसे फिर सेग्रीगेट करते हो। तो मैं कल को किसी इंटरव्यू में बैठा हूँ, मैं अपना ये इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि जी आई एम अ केमकोलियन, तो वो जो इंटरव्यूअर है उसके जहन में एक अलग परसेप्शन जाएगी कि यार इसने इतने नंबर लिए हैं और ये जो है इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो इसका कैलिबर शायद बाकियों से डिफरेंट हो। और ये जो चीज़ बड़ी मैटर करती है कि फिर वो इसी तरह सेग्रीगेशन करके जो है ना हमारा होता है। और ये एक सिस्टम चला आ रहा है बड़े अरसे से। अगर इसकी सेंस कुछ लोगों के लाइक नज़दीक बनती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, जैसे फॉर एग्जांपल जी इलामा इकबाल जी नंबर 1 कॉलेज होना चाहिए, जी फातिमा जना नंबर 1 होना चाहिए। बट ये एक अरसा दर अरसा चीज़ चलती आ रही है। टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट हर साल जो है कई को करते हैं, एक रिच उसका कल्चर है, रिच हेरिटेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, अलमनाई बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो कर करा के जो है ना फिर हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स और उनका जो भी सारा एक वो हिसाब किताब है वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार अगर मेरे भी नंबर आए ना मैंने KE में ही जाना है। तो ये भी बड़ी बात है कि मेरे फादर जो हैं उनकी ख्वाहिश थी कि मैं KE में जाऊँ। अब उनकी ख्वाहिश ये क्यों नहीं थी कि जी मैं इलामा इकबाल में भी जाऊँ, बस वो नंबर 1 पर जब से है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एक हमारा वैसे भी हम एक तरह से जो है ना हमारा माइंड बना हुआ है कि यार वो नंबर 1 है, हमने वहीं पे जाना है, एक प्रेफरेंस बन गई, ऑटोमेटिक प्रेफरेंस बन गई है। और फिर अब एक चीज़ अगर नंबर 1 पे है और इतने अरसे से है तो उसकी कुछ रीजंस हैं। मेरे नज़दीक कुछ सर्टेन रीजंस होंगी, एक दूसरे बच्चे के नज़दीक सर्टेन रीजंस होंगे। एक बच्चा जो इस जहन से आ रहा है कि जो उसने MLE करना है उसके जहन में होगा कि यार इसके कितने बच्चे जो हैं उनका हर साल मैच होता है तो मैं फिर इस वजह से जाऊँगा। मुझे ये था कि भी मेरे फादर और मेरे भाई दोनों KE से पढ़े हुए थे, नंबर 1 मेरिट कॉलेज है, तो मेरी प्रेफरेंस यही थे कि यार मैंने फिर जो है इसी को ही फॉलो करना है। एक दूसरा बच्चा है उसके जहन में अलग इसकी जो है प्रेफरेंस होगी। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जो एस्टैब्लिश करते हैं कि यार ये नंबर 1 कॉलेज होगा और ये नंबर 2 पे आएगा और ये नंबर 3 पे आएगा। एक वो जो क्रीम की एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी वो सारे किंग एडवर्ड में क्रीम ऑफ द नेशन। हाँ और एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है कि इनिशियली उसने मैट्रिक में FSC में इतने नंबर लेके, क्योंकि टॉप में वो अगर बच्चे उठा रहे हैं तो फिर वो कहते हैं टॉप डॉक्टर्स भी वहीं से निकल रहे हैं। तो उसके अलावा क्या ये आपको इंटरनेशनल अप्लाई करते हुए या ये प्रैक्टिस करते हुए ये एज अगर किसी का किंग एडवर्ड में नहीं होता तो क्या वो ये प्रेफर करे कि वो अगले साल दोबारा दे? क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि वो हर साल 2-2 3-3 साल रिपीट करना बड़ा कॉमन समझा जाता है किसी भी अच्छे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो ये प्रेफरेबल है कि वो करे या वो दूसरे तीसरे, तो मुझे आप कंपैरिजन कीजिएगा कि दूसरे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के जिनमें अप्लाई करना चाहिए, और अगर वो अप्लाई करे तो वहाँ पे जाना चाहिए या उसे गैप ईयर लेना ये रिकमेंडेड है? अच्छा, इसमें मोहित भाई मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है ना, अगर तो आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला हो जाता है तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ चॉइस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, हमारी अपनी फैमिली का एक वाक़या है कि एक बच्चे का दाखिला हो गया किसी आउट ऑफ लाहौर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही हुआ,
उसने गैप ईयर ले लिया, कहा कि जी मेरे नंबर जो है मैं अगले साल और मेहनत कर लूँगी, मैंने ज़्यादा ही उस इंस्टीट्यूट जाना मैंने किसी लाहौर वाले में, अच्छे वाले में जाना है। अगले साल नंबर इतने कम आए कि किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ और फिर प्राइवेट में अप्लाई करना पड़ गया। तो व्हेन यू बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, देखें कुछ फैसले जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अब किंग एडवर्ड की ना 325 सीट्स हैं, अगर हर बच्चा ये जिद लगा ले कि मैंने वही सीट्स लेनी है तो फिर आप रिपीट ही करते रह जाओगे, आप फिर कहीं पे भी नहीं जाओगे। हर साल 1 लाख बच्चे जो हैं पूरे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली अपीयर करते हैं आपके एमडी कैट के एग्जाम के अंदर, उसमें से 325 जो है केई में है, 300 जो है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, इस तरह करके टोटल 3000 सीट्स हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। तो अगर तो आप ये जिद लगाओ कि जी मैंने जो है जाना ही केई में है या इलामा इकबाल में, तो मेरा ख्याल है कि ये ना आप इस थोड़ा सा इसमें एलिमेंट ऑफ नॉन शुक्रापन भी मेरे नज़दीक होता है कि जब आपका एडमिशन हो गया, आउट ऑफ 1 लाख बच्चे जिन बेचारों का एडमिशन ही नहीं हो पाया, तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है उसको अवेल करें। फिर इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि इंस्टीट्यूट का कुछ हद तक इसमें रोल होता है, पढ़ाने की हद में नहीं होता, इन दिस सेंस कि आपको एलमनाई मिल जाती है। अब केई के बहुत से लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं बहुत अरसा पहले से, सीनियर्स हैं हमारे सारे, वो प्रोफेसर्स वगैरह वो बाहर जो है बैठे हुए हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए के अंदर। तो कल को जब उनको ये होगा ना कि यार ये तलहा अशरफ ज़िया जो है ये मैच में अप्लाई कर रहा है और ये देखो जी मेरे होम इंस्टीट्यूट का है, तो वो थोड़ी सी प्रेफरेंस आ जाएगी कि यार उनको होगा कि यार रिकमेंडेशन देंगे कि यार ये बच्चा मेरे कॉलेज का है, ये कॉलेज नंबर 1 मेरिट का है, तो इसको जो है प्रेफर किया जाए, सॉफ्ट कॉर्नर उसका सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। बट अगर मैं ये करूं कि जी सिर्फ बेसिस ही ये है, तो ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इस साल भी जब मैच का रिजल्ट आता है ना तो उसमें आता है कि जी यूएसएमएलई में फॉर एग्जांपल जी केई से जो है वो 120 बच्चे गए, डाउ यूनिवर्सिटी हमारे सिंध की बड़ी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसके कई से भी ज़्यादा बच्चे जो है उनका मैच हुआ है, 140-160 बच्चों का हुआ है। और अब ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उनका होता, आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो मैच होता है। राशिद लतीफ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस साल बच्चे 4-5 का मैच हुआ है। अब ये भी मैटर करता है, पहले मैं ये फिगर आउट करूं कि वहाँ पे अप्लाई कितने बच्चों ने किया था, ये रेशो बहुत मैटर करती है। ये बता देना बड़ा आसान है, मैं कह दूं कि जी कई के जी देखो 100 बच्चों ने किया है, भी अप्लाई क्या पता 1000 बच्चों ने किया हो, तो वो रेशो बहुत कम बन जाएगी उस तरह से। आरएल के यू में अगर बच्चों ने 5 ने अप्लाई किया उसमें से 3 हो गए तो ये रेशो फिर उस हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इसमें जो मेन चीज़ मैटर करती है फिर उसके भी एग्जाम्स है ना आगे, खाली रिकमेंडेशन की बेसिस पे नहीं है। यूएसएमएलई स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, बच्चे ऑब्जर्वरशिप करते हैं, स्टेप 3 है, जो मेजर एमबीबीएस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये समझ लग रही होगी कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, इनमें आपने मार्क्स लेने हैं, मार्क्स होंगे तो ही रिकमेंडेशन काम आएगी ना, अगर मार्क्स ही नहीं है तो चाहे मैं कई कहूँ और मेरा कोई तरला भी लेने लग जाए कि यार इसको दे दो, तो फिर कोई भी नहीं डालेगा। ये सिस्टम बाहर के मुल्कों में एटलीस्ट इतना नहीं है। तो ये चीज़ है, आपका ताल्लुक किसी भी कॉलेज से हो तो मेरा ख्याल है कि आप उसको अवेल करो एंड यू हैव अ गुड इनफ चांस ऑफ कम्पीटिंग विद अदर ग्रेजुएट्स। क्योंकि मेरा यही मानना है कि केई का टैग आपको एक हद तक हेल्प करेगा। अगर मैं केई का स्टूडेंट हूँ, मेरी सप्लियाँ आई हुई हैं हर साल, मेरी क्लिनिकल नॉलेज अच्छी नहीं है, मैंने वार्ड्स को अटेंड नहीं किया और मैं जो सिर्फ किताब जो है एंड वाले 1 महीने में पढ़ के धक्के से जो रिव्यू बुक्स होती हैं वो पढ़ पढ़ा के मैंने पास कर ली है, तो मेरी वैल्यू जो है ना इट्स क्लोज टू अ नोबडी। मैं चाहे कई का टैग मेरे पास लगा हुआ है, अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी स्टूडेंट हूँ और मैं जो है लाइक अच्छा मैंने पढ़ा है, डेडिकेशन से पढ़ा है और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरे पे है और मैंने उसको जो है हलाल तरीके से इस्तेमाल करना है, आई डू एफर्ट, मैं रिसर्चेस करता हूँ, मैं अपने एमबीबीएस लाइफ में जो है ऑब्जर्वरशिप करता हूँ, इंटर्नशिप्स वगैरह करता हूँ। जब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा बन गया ना, तो चाहे मेरे साथ RLKU लिखा हुआ है, सेंट्रल पार्क लिखा हुआ है, मैं एक कई वाला बच्चा जो बिल्कुल ही कुछ नहीं उसने किया, मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। तो इसमें जो एक सेग्रीगेशन, मैं बस ये बताना चाहूँगा, जो आपने रिपीट वाली बात की, बहुत ज़्यादा कल्चर है, बच्चे 4-4, 5-5 साल भी रिपीट करते हैं। मेरा ये मानना है कि MBBS को आप पैशन बनाएं, ऑब्सेशन ना बनाएं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, एक बड़ी थिन लाइन है कि आप पागलपन, आपको एक इतना पागल आप हो जाएं, आप कहें कि यार मैंने जो है ना MBBS में ही जाना और मैंने कई में ही जाना है और मैं 5 साल जो है रिपीट करता रहूँ। जो वो 5 साल आपने रिपीट किए हैं ना, आप ये देखें कि आपके आसपास वाले जिन्होंने आपके साथ MD कैट दिया था वो 5 साल बाद तक ग्रेजुएट तकरीबन हो चुके हैं। फिर आप जितने साल एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हैं, आप अपना ही कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं। जो पिछले 4-5 साल जो डॉक्टर बनते गए मार्केट में, वो भी जॉब्स के लिए compete करेंगे और जब तक आप आएंगे तब तक और कॉलेजेस बनेंगे और बच्चे ग्रेजुएट होंगे, तो आप अपना कंपटीशन ही। मेरे भाई ने अगर 5 साल पहले MBBS किया था कई से, उस टाइम डॉक्टर्स की डिमांड और थी, डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा थी, सीट्स भी ज़्यादा थी और डॉक्टर ग्रेजुएट कम हो रहे थे।
अब जब 5 साल बाद मैं मार्केट में आया हूं तो कॉलेजेस ज़्यादा हो गए हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, सीट्स कम हो गई हैं। जो 5 साल बाद मेरे आएगा अगर वो रिपीट करने लग गया बार बार, तो वो एक अपने ही उस पर जो है ना बोझ डाल रहा है, कंपटीशन बढ़ा रहा है। कंपटीशन बढ़ा रहा है। मैं ये ज़रूर कहता हूं कि अगर आपका प्राइवेट में एडमिशन हो रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या अगर आपका किसी नॉन एमबीबीएस डिग्री में, और अगर आप बिल्कुल पागल ही हो कि जी मैंने एमबीबीएस करना है, तो आप एक ट्राई ज़रूर दो कि प्राइवेट में ऑब्वियसली 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी, अगेन इट्स नॉट एन ईजी थिंग, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी, इसको एक्सेप्ट करना और इसको जस्टिफाई करना। बट अगेन हमारा चूंकि कल्चर यहाँ पे इस तरह का है, तो हमें ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो मजबूर भी हम इसलिए। तो ये है कि आप एक अटेम्प्ट दे लो अपनी मर्जी के लिए। अगर आपको बहुत ही है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म भी कर सकता हूँ, और ये है कि जी मेरे पास अच्छा चांस था, बस कुछ केयरलेस मिस्टेक्स हो गई, बट उसको ऑब्सेशन ना बनाओ, उसको सर पे सवार ना करो। मेरे साथ के बच्चे जिन्होंने मेरे साथ एमडी कैट दिया था, जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, लाइक 4-5 दफ़ा रिपीट करके, मैं फाइनल ईयर में हूँ, और वो फर्स्ट ईयर में आके कहते हैं कि यार मैंने भी आपके साथ जो है ना 2019 की अटैम्प्ट दी थी, फिर मैं अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देता गया और अब आया हूँ। मुझे खुशी ज़रूर होती है कि यार बच्चे के अंदर देखो एक जज्बा था उसने कि वो लगा रहा हो इस चीज़ में। बट अगेन एट व्हाट कॉस्ट? आप ये भी देखें ना कि आपने 4 साल गुजार दिए, अब वही 4 साल जो हैं आपकी रिटायरमेंट में से भी आप माइनस करें कि 60 साल पे तो आपने रिटायर हो जाना है। अगर आप 4 साल एक डिग्री के पीछे लगे हुए, तो 4 साल आपने वहाँ पे भी अपने ज़ाया कर दिए, रिटायरमेंट आपकी जल्दी आ जाएगी, सर्विस आपकी कम हो जाएगी। ये चीज़ें हम चूँकि स्टूडेंट्स बेचारे इस चीज़ में सोचते नहीं हैं, उनको बस एक पाथवे बता दिया होता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश है एमबीबीएस करो तो बस करना ही करना है और हर हाल में करना है। वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि यार और किन चीज़ों का स्कोप है, हम और चीज़ों में भी जा सकते हैं, कंपटीशन कितना है, और ये सारी चीज़ें जब हम उसको लाइक ला ही नहीं रहे खाते में, तो बाद में फिर ये होता है कि यार एमबीबीएस में जब आ भी जाए ना, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैंने 4 साल तो लगा दिए, लेकिन ये भी अब मामला जो है ना, मेरा अभी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमें क्या बताया जाता है जी मैट्रिक कर लो बड़ी आसान पढ़ाई, एफएससी कर लो बड़ी आसान पढ़ाई, एमडी कैट कर लिया, मेडिकल कॉलेज में आ गया अब मैं इजी। बिल्कुल भी नहीं। आप जिस जिस लेवल पे ऊपर जाते रहेंगे, पढ़ाई का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एक नॉच ज़्यादा होता रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने एमडी कैट में बड़ी मेहनत की है और आपने कोई बहुत तीर मार ली है, आपने अपने लेवल पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम किया। एमबीबीएस में आके अगर आप ये कहो ना कि जी मैंने एमडी कैट में, कोई वैल्यू नहीं है। एमबीबीएस का एक अपना डिफ़िकल्टी लेवल है और वो हर साल जो है बढ़ता चला जाएगा। और फिर आप जैसे अगर मेरे से कोई पूछे एमडी कैट, मैं कहता हूँ क्या था यार एमडी कैट में क्या 2-3 माह तो पढ़ना था, किताबों को पढ़ा और नंबर ले लिए। और जब मैं उस फेज़ में था, जितनी मेरी हवा निकली होती थी और ये कंपटीशन होता था कि यार मैंने इतने बच्चों के साथ compete करना है और मैंने केई में ही दाखिला लेना है, तो फिर वो उस वक्त का मुझे आइडिया। तो ये है कि ऑब्सेशन ना बनाएं, पैशन एक हद तक ठीक है, कोशिश करें, मेहनत करें, बट जब एक दफ़ा कुछ आपको पता चल जाए कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा, तो फिर अल्लाह ने जो भी आपके लिए सोचा हुआ है आप थोड़ी रिसर्च करें। रिसर्च की आदत हमारे अंदर नहीं है। हमें है कि बस किसी ने कोई ट्रक की बत्ती दिखा दी तो हमने उसी के पास जाना है। हम एक्सप्लोर ही नहीं करते कि यार और ऑप्शंस क्या हैं, आजकल दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है, एआई की डिमांड है, कंप्यूटर की डिमांड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड है, मेडिकल किस फील्ड की डिमांड है, नॉन मेडिकल किस फील्ड की डिमांड है। ये पहले ही रिसर्च हमारी होनी चाहिए। एंड इट्स वेरी सैड टू से बच्चे भी इस बारे में रिसर्च नहीं करते और जो उनके सीनियर्स हैं वो भी उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करते, नहीं बताते कि क्या क्या पाथवेज हैं जिनको आपको टैप करना चाहिए, जिनमें पोटेंशियल है। अच्छा तला भाई, एक बड़ा जनरल सा रिव्यू मुझे इस पर भी आपसे फिर चाहिए होगा कि ज़ाहिर आपकी अपनी फील्ड तो मेडिकल और किंग एडवर्ड आप टॉपर रहे, लेकिन जो लोग अगर रखते हैं प्री मेडिकल रखते हैं अपने एफएससी में, या आपके भी स्कूल में होंगे, सबने प्री मेडिकल नहीं किया। हम इससे पहले ऑफ द कैमरा ये डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि हमारे इर्द गिर्द वाले अब कोई ई कॉमर्स में गया हुआ है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, और मैं कहता हूँ यार मैं तो अभी ग्रेजुएट हूँ। तो एक ये सबको भी एक तरह से मिले कि अगर किसी ने वो नहीं करता या उसका चले प्री मेडिकल उसने एफएससी में रखा लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में, तो उसके पास क्या कोई और रास्ते हैं जो कि आप रिकमेंड करें या कि जिस पर जा सकते हैं? इसमें मोहित भाई 2 चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकल इटसेल्फ एक बहुत ब्रॉड टर्म है और नॉन मेडिकल फील्ड से फिर बहुत ज़्यादा है। अब इसमें पहली चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपने मेडिकल में ही रहना है तो एमबीबीएस में अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर उसके बाद बीडीएस आ जाता है कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। बीडीएस नहीं बनना तो आप डीपीटी कर सकते हैं, यू कैन बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो नहीं करना आपने तो डी फार्म कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। वो नहीं करना तो आप एचएनडी कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। तो फील्ड्स, और इसके अलावा फिर जैसे अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे फिर फील्ड्स आ जाती हैं। बीएस रेडियोलॉजी है, एमआईटी है, एमएलटी है, वो भी एक अलग, इट्स अ होल फील्ड और उसका एक अलग स्कोप है। बाहर के मुल्कों में तो शायद पाकिस्तान से भी डबल या ट्रिपल स्कोप है उसका, इफ़ यू नो व्हाट्स द राइट पाथ और कैसे उसको परस्यू करना है।
तो ये है कि मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और इसमें ऐसी भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं कि जिसमें डॉक्टर का टैग भी आपके नाम के साथ लगता है। हमें अट्रैक्शन बच्चों को यही होती है कि मैं ये वाली फील्ड करूँगा या करूँगी तो क्या मेरे नाम के साथ डॉक्टर का टैग लगेगा, क्या मैं अपना क्लिनिक ओपन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये चीज़ है कि MBBS के बाद BDS है, डी फार्म, DPT, न्यूट्रिशन, वो भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिनको आप परसू करो। और फिर इसमें ना कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि यार इनका तो स्कोप ही नहीं है, मेरे फलां कज़न ने जो है DPT किया था और वो जो है बेचारे को जॉब ही नहीं मिल रही और ये है वो है। देखिए पाकिस्तान की ना ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप समझ लें कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर है। आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी बड़ा से बड़ा कोर्स भी कर लें, कोई अश्योरिटी नहीं है। बच्चे कहते हैं कि तलहा भाई बताएं कि यार उस फील्ड का स्कोप है या नहीं। मेरी एक बड़ी टिपिकल सी लाइन है, मैं कहता हूँ बच्चे स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। ऐसे ही है। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कई से ग्रेजुएट होकर बेरोजगार बैठे हुए हैं, कहना नहीं चाहिए, लाइक जरा थोड़ा सा एक हार्श टर्म है लेकिन इट्स द रियलिटी कि उन्होंने कई से ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके पल्ले कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइवेट से जो है ग्रेजुएट होकर उन्होंने बहुत नाम बनाया और बेतहाशा प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में गए हैं और उनका अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड है। ऐसे भी DPT वाले फिजियोथेरेपिस्ट हैं कि जिन्होंने जब DPT कर ली है तो उनके पल्ले कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेंटर्स बनाए हैं, 3-4 सेंटर्स बनाए हुए और वहाँ पे वो रिहैब और सारा काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये डिफाइन कर दो कि यार इस फील्ड का स्कोप ही नहीं है तो फिर तो आप अपना समझ लो ये आपके माइंडसेट की डिफीट है। अगर आपको लगता है कि मैं MBBS में चला गया और मैंने बस यूँ बैठ जाना टेबल पे और पैसे जो है आके मेरे उसमें गिरेंगे और इज्जत जो है मैं ऐसे ही कमा लूँगा, इज्जत और पैसे जो है एवं ही नहीं मिल जाती। यू हैव टू अर्न दैट। उसके लिए वही मैंने जैसे आपको पहले डिफाइन किया कि रिसर्चेस करो, इंटर्नशिप करो, क्लिनिकल नॉलेज डेवलप करो और दुआएं भी इकट्ठी करो। दुआएं इकट्ठी करो, सबसे बड़ी बात वही है। अगर आप एक के डॉक्टर हो, आप में एटीट्यूड बहुत है, जो अमूमन कहा जाता है कि यार इनमें तो एटीट्यूड बहुत है, ये रूड ही बहुत है, तो आप एक दफ़ा पेशेंट चेक करोगे, वो कल को जाएगा, वो 10 लोगों को बताएगा कि यार मैं उस डॉक्टर के पास गया था, ना तो उससे इलाज हुआ था, ना तो उसका लहजा अच्छा था, ना तो उसने हमें सही से टाइम दिया था। अक्सर डॉक्टर्स के बारे में इनके किया जाता है और कुछ लोग तो सिर्फ जाते ही इसलिए होते हैं, उसकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं भी है, स्पेशलाइजेशन नहीं, लेकिन वो कहते नहीं यार इससे मैं चेक कराऊंगा ना, मुझे तसल्ली रहेगी उसके इस। बिल्कुल ऐसी है मुझे। उसमें वो कहते हैं कि आपकी आधी बीमारी उस वक्त ही सॉल्व हो जाती है, लाइक साइकोलॉजिकली, जब एक डॉक्टर शुरू से लेके एंड तक आपकी पूरी जो स्टोरी आप सुनाते हो वो सुन ले। हमारा क्या यहाँ पे कल्चर है कि जी पेशेंट आएगा, हाँ जी क्या मसला है, चलो ये दवाई जाके ले लो, पैरासीटामोल दे दो। एक तो आपको मेडिकेशन भी आप जरा वही पूरी सूरी सी दे दो जो जरा कॉमन है, ये पैरासीटामोल का तो आम बंदे को भी पता है। बात यही है कि आप पेशेंट को एटलीस्ट पैरासीटामोल लिखनी है, लिखो, ज़रूर लिखो, लेकिन उसको एक ये तो शो करो कि यार हाँ डॉक्टर साहब ने मेरी शुरू से लेकर एंड तक कंप्लेंट सुनी थी, समझा था, 4-5 सवाल किए थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी, जब उन्होंने एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना लिया तो उन्होंने जाके मुझे एक मेडिकेशन रिकमेंड की थी। अगर इसी तरह ही करना है तो 1500-2000 डॉक्टर की फीस भी क्यों ही भरनी है, मैं फार्मेसी से जाके क्यों ना कह दूँ कि जी सर में दर्द हो रही है और मुझे जी आप पेनाडोल दे दो। तो वही वाली बात आ गई ना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जी आप किस तरह से पढ़ते हो, क्या करते हो। तो स्कोप की जहाँ पे हम बात कर रहे थे वही आ जाता है कि MBBS है, BDS है, जो भी है, अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार मैंने ये कर लिया तो या तो मुझे इज्जत और वो सारा कुछ जो है वैसे ही मिल जाएगा और मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। एफर्ट आपको करना पड़ता है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि अगर आपने 1-2 साल लगा लिए और उसके बाद आप MBBS में नहीं जा सकते, आपका ड्रीम था, अब आप जिस फील्ड में जाने लगे हो ना उसकी तगड़ी किस्म की रिसर्च करो, देखो कि आप अपना एक्सपर्टीज़ जो है कैसे डेवलप कर सकते हो, उसमें क्या उसके पोस्ट ग्रेजुएशन क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, बाहर जाने के पाथवेज क्या हैं, आप उस फील्ड में रहते हुए कैसे एक्सेल कर सकते हो कि कल को जब आप उस फील्ड में भी जाओ ना तो आपका एक नाम हो कि यार वाकई यार वो देखो न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना फलां, उसका बड़ा नाम है और उसके पास जाके अपना डाइट प्लान बनाते हैं। तो ये जो वेरिएशन है ना ये बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक नॉन मेडिकल फील्ड्स की बात है तो उसमें हम लोग बच्चों को रिकमेंड करते हैं, जैसे CA जो है, जो मेडिकल प्री मेड वाले बच्चे हैं वो CA में भी अप्लाई कर सकते हैं। CA भी एक अच्छी खासी मुश्किल फील्ड है, मेरे कुछ दोस्त CA भी किया, वो कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल है, MBBS से भी मुश्किल है। और लेकिन ये है कि वो बच्चे जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा है एंड दे वांट टू गेट अ गुड जॉब और एक अच्छा स्कोप वाली फील्ड, वही बात है जो जिसमें जाना है, तो CA इज़ अ गुड फील्ड। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड है ये दौर ही टेक्नोलॉजी का है। डॉक्टर्स को भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये नहीं है कि MBBS वाला ही है, आपको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इसमें सोशल मीडिया वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, SEO वाला जो सारा आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, DeepSeek, हम हर साल देखते हैं, हर महीने बाद कोई ग्रोक AI आ गया, इंप्रूवमेंट आ रही है, कोई नया जी उसका वर्जन आ गया। तो ये चीज़ें इन पे रिसर्च करना, इनकी डिग्री हासिल करना और ये देखना कि हम करंट सेटअप में
किस तरह इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे हमने मेडिकल के साथ करना है या नॉन मेडिकल फील्ड्स के साथ करना है। और इसमें यह भी है कि ये ऐसी फील्ड्स हैं कि पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा ना, उसको सिर्फ पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेगी, इट्स अ ग्लोबल थिंग कि मैं यहाँ पे बैठ के जो है मैं यूएसए से ऑर्डर ले सकता हूँ कि यार मेरी एक वेबसाइट बना दो, मुझे एक ऐप डेवलप कर दो, ये वो जो है। तो स्कोप वही बात है कि थोड़ी बहुत अगर आप रिसर्च करें ना, ये ऐसे भी नहीं है कि जी एमबीबीएस वाला बंदा जो है वो इधर ही, एमबीबीएस में आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो, लेकिन आप इस बारे में सोचोगे, आप इस बारे में काम करोगे, मेहनत करोगे, अपनी क्लाइंटेज बनाओगे, तभी एक यूएसए वाला बंदा जो है वहाँ के सारे डॉक्टर्स को छोड़ के पाकिस्तान वाले से व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले रहा होगा। तो ये एक्सप्लोर करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, आजकल प्रेजेंट पे किस चीज़ की डिमांड है, और इन फ्यूचर वो कौन सी फील्ड है जिसकी डिमांड जो है पीक कर सकती है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक पीक कर चुकी है, आज से अगर 1 साल पहले जाएं, 2 साल पहले जाएं, तो हल्की हल्की हमें आइडिया हो रहा था कि यार ये एक चीज़ आने वाली है जिसने बहुत सी जॉब्स को रिप्लेस करना है। जिन्होंने उस वक्त इसको ग्रैस्प कर लिया वो आज टॉप फील्ड्स में है। इसी तरह ये जब फाइवर और ये सारी चीज़ें नई नई आई थी, जो उस वक्त बैठ गए, अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कर ली, वो आज टॉप पे, आज तक उनको ऑर्डर आ रहे हैं सारा कुछ। मैं अगर इस टाइम उस पर एंटर होने की कोशिश करूंगा ना एज अ न्यू बी, और मुझे जैसे कुछ इतनी खास नॉलेज नहीं है, तो मैं वहाँ पे जो है फिर स्ट्रगल करूंगा। तो ये फिगर आउट करना पड़ता है कि जी माशरे की, हमारे मुल्क की ग्लोबल लेवल पे किस चीज़ की डिमांड है, और मैंने अगर उसमें जानने का सोच लिया है तो मैंने किस किस पाथवे को फॉलो करना है और जाना कैसे है। ऐसा नहीं है कि मैं फील्ड में चला गया, डिग्री हासिल कर ली, हाँ जी अब मुझे जॉब दे दें, नहीं, आपको फिर वर्क करना पड़ेगा, मजीद कोई आपको उस पर जो है कोर्स करना पड़ता है, मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती है। मैं एक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अगर उसमें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करता हूँ कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट में भी मैं बैक एंड या फ्रंट एंड को इस तरह की चीज़ पढ़ता हूँ, फिर जावा स्क्रिप्ट और ये वो सारा कुछ जो है। तो ये चीज़ें जब आप इनमें एक्सपर्टीज़ हासिल करोगे तो आप खुद ही अपनी डोमेन वाइड करोगे। अगर आप सिर्फ एक बेसिक बंदे हो तो बेसिक कोर्स तो हर साल हज़ारों लोग करके निकल रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो आपकी डिमांड है, वरना यू आर अ नो वन इन दिस होल्ड फील्ड और इस पूरे जो कल्चर हमारा जो सारा माशरा है। क्या आपकी बात करते हुए मुझे याद आया कि मेरी अपनी जो एनसीए, क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो एनसीए के अंदर जो जूनियर है और उसने एमडी कैट करके उसका एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन उसने कहा मैंने करना ही नहीं था एमबीबीएस, वो घर वालों के इसरार पे उसने पेपर्स भी दे दिए, अप्लाई भी, लेकिन एंड पे उसने कहा कि नहीं मेरे से नहीं ये होगा और मैं आर्ट्स करना चाहती हूँ, और फिर वो एनसीए में आ गई। और इस जो आपने सारी बात को कर रहे हैं तो उसको मैं इस तरह से कंसाइज करता हूँ कि तवक्कल बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दें, अपना जो भी आप मेहनत कर सकते हैं उसमें अपना एक्सेसिव आप उसमें एफर्ट डालेंगे, उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्कल करें कि वो चीज़ आपने किस तरह से आगे फॉरवर्ड करनी है। नहीं, अच्छा, जो डिफरेंट डिग्रीज़ की आप बात कर रहे हैं विद इन मेडिकल में रहते हुए, तो किंग एडवर्ड कौन कौन सी डिग्रीज इस तरह की ऑफ़र करता है? आपने बीडीएस की बात की और वो ईएनटी भी होता है, ये क्या किंग एडवर्ड ये सारी या कौन कौन सी ऑफ़र करता है, या इसमें भी इंस्टीट्यूट डिवाइड है, इसमें भी क्रीम और वो सारा सेपरेट किया जाता है, रेफरेंसेस एक होती हैं इसमें? असल में ये है मोहित भाई कि जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, और उनका भी एग्रीगेट है। फॉर एग्जांपल अगर के का मैं कहता हूँ कि जी इस साल 96 पे जो है एग्रीगेट क्लोज हुआ है, तो उनका बेचारों का भी एग्रीगेट जो है ना, अगर आप कई में ही अप्लाई कर रहे हो तो वो 93, 94, यानी उसमें भी बेतहाशा कंपटीशन होता है। अब कई में जैसे आपने बात की तो कई एमबीबीएस ऑफर करता है, इसके अलावा बीडीएस ऑफर करता है इन कोलैबोरेशन विद एक डी मॉन्ट के नाम से ना एक अलग लाइक कॉलेज है, कुछ क्लासेस केई में होती हैं, कुछ क्लासेस उनकी अलग से होती हैं, केई के साथ एफिलिएटेड है कह लें। हम स्पेसिफिकली केई की इसलिए बात करें क्योंकि आपका ज़ाहिर है केई में एक्सपीरियंस है, और हम गाइड बुक भी ज़रा उस तरह की बना रहे हैं कि जो केई में इंटरेस्टेड है, जी, तो उसमें ज़रा स्पेसिफिकली बात करते हैं, बाकी इन जनरल भी। तो इसमें यह है कि जैसे केई में हमारे एमबीबीएस ऑफर होता है, बीडीएस इन एफिलिएशन ऑफर हो रहा है, फिर एएचएस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एएचएस इज अलाइड हेल्थ साइंसेज, यानी देखें एक डॉक्टर ना इंडिपेंडेंटली एक हॉस्पिटल या एक ऑपरेशन थिएटर रन नहीं कर सकता, उसके साथ एक असिस्टेंट होता है जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, उसके साथ जो है कोई कार्डिक परफ्यूजनिस्ट हो सकता है अगर वो कार्डिक कोई सर्जरी कर रहा है। ये वाले जो कोर्सेज सारे होते हैं ना, ये एएचएस के अंडर आते हैं, ये भी केई ऑफर कर रहा है। इसके अलावा डीपीटी भी जो है वो भी ऑफर किया जाता है केई में। तो केई में मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स जो हैं वो ऑफर की जाती हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका मेरिट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बाकी भी फिर कॉलेजेस चाहे इलामा इकबाल है और बाकी उनके भी कुछ, आप अगर वेबसाइट पर उनके जाएँ तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट्स, और वो आपको ईजिली पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम कौन कौन सा ऑफर कर रहे हैं और इसमें मैंने कब अप्लाई करना है, इनका पिछले साल एग्रीगेट कितना था। और अगर मैं वैसे देखूँ ना, अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव पे मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को निकाल देता हूँ, तो जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी ये जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, बट अगेन वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी थिंग के, लाइक
इन डिग्रीज़ की मेरे नज़दीक इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बच्चों से करवा देते हैं कि फिर अगला सवाल बच्चों का भी और पेरेंट्स का ही होता है कि इसकी रिकवरी कितनी होगी। बात वही है कि अगर मैं डॉक्टर बना और मेरे ऊपर जो है अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, तो मैं कब तक उसको जो है मैं 1 करोड़ को वापस एक वो करूं और फिर मैं उससे ऊपर इंशाल्लाह अपना जो भी मेरा आगे मैं वो करूं। इसी तरह डीपीटी और बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक तो ये हर यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि चूंकि एमबीबीएस का एग्रीगेट और मेरिट ज़्यादा है, तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स इस तरह के भी रखें कि बच्चों को जो है इसकी तरफ ले आएँ और फिर टिका के उनसे फीसें भी ली जाएँ। और मैं अमूमन देखता हूँ जब गाड़ी पे ड्राइव कर रहा हूँ, हर रक्शे के पीछे एक ना बैनर लगा होता है कि कोई गुमनाम सा इंस्टीट्यूट, नाम ना मैंने कभी सुना ना मुझे पता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लिखा हुआ है कि जी वो बीएसएन भी करवा रहे हैं नर्सिंग, बल्कि इससे मुझे याद है कि कई में नर्सिंग भी ऑफर की जाती है, बीएसएन भी होता है, तो वो उन्होंने बीएसएन भी ऑफर कर रहे हैं, डीपीटी भी ऑफर कर रहे हैं, डी फार्म भी ऑफर कर रहे हैं। ये हर कोने खुदरे में, अब वही बात है ना कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर कोने में जिस बंदे का दिल करता है कि जी मैं एक इंस्टीट्यूट खोल लूँ वो खोल देता है। उसने किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन डेवलप कर दी, कल को बच्चे ने एग्जाम दिया और वो डिग्री लेके चला जाएगा। कुछ आपको पता नहीं है वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कैसा पढ़ाता है, क्लासेस कौन पढ़ाता है, रेगुलर क्लासेस होती भी हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन बैठे बैठे ही हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है कि हमारी इस फील्ड में ना एक्सप्लॉयटेशन इस तरह भी बहुत ज़्यादा है कि हर जगह पे हर गली में एक जो है कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट खुल गया जो बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो बच्चे जब हमारे पास डिग्री लेके आते हैं हम पूछते हैं कि जी बच्चे आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, जी मैंने फ़लाँ कॉलेज से जो फ़लाँ इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, और मुझे तसव्वुर तक भी नहीं होता कि यार ये कॉलेज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या इनकी डिग्री की वाकई को वर्थ है, जो बच्चा मेरे पास आया है क्या उसने कुछ सही से पढ़ा भी है या वैसे ही बस जो है उसको जो है वो डिग्री दे दी गई है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मुझे वो लगती है कि बाकी भी प्रोग्राम्स जितने भी हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन मॉनिटरी तो चले अगर मैं साइड पे भी कर दूं, लेकिन हर बंदे ने जब उस चीज़ को ऑफर करना शुरू कर दी है, आप लाखों के हिसाब से बच्चे जो है वो निकाली जा रहे हैं कि डिग्रियां दे के जॉब्स आगे हैं नहीं। जॉब्स तो कहते हैं इवन के डॉक्टर्स भी जब निकलते हैं वो भी बेचारे, वही बात मैं वही कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स जिसको हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में, अच्छा ना ये बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम ये भी कहते हैं कि जी डॉक्टर्स की डिमांड पाकिस्तान में बहुत है, और हम ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। अब ये ना बड़ा मज़ेदार और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, और हम जब उसकी रेशो वगैरह निकालते हैं ना, और जब कैलकुलेट करें कि पर एक पेशेंट्स कितने डॉक्टर, तो उस हिसाब से हम बहुत अंडर उस लेवल के जा रहे हैं कि एक एक डॉक्टर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड बन जाता है, और हम लोगों के पास इतने डॉक्टर्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में कि जो 25 करोड़ की आबादी है उसको हम टैकल कर सकें। आपने इसीलिए देखा भी होगा कि आप कल को मेयो हॉस्पिटल जाते हैं कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, बेतहाशा रश, वो एक एक डॉक्टर ओपीडी में बैठा हुआ है और वो डेली के जो है 100, 150, 200 पेशेंट जो है डेली की बेसिस पे चेक कर रहा है, सेकंड्स में डायग्नोस करके उसको ऐसे ही है। और फिर आप खुद ही देखें कि वो क्या ही बेचारा डायग्नोस करेगा, उसकी मजबूरी भी है कि वो ज़्यादा लंबा चौड़ा डायग्नोसिस भी नहीं बना सकता कि वेटिंग में इतने लोग हैं और वो गर्मी में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी। लेकिन क्या ये इससे एग्री करते हैं फिर कि मेयो के एमएस को फायर कर दिया जाता है? वो देखें, अब वो भी वही बात है कि चूंकि उसमें थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, अब जो एमएस की हमेशा पोस्ट होती है ना, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। उसने ये इंश्योर करना है कि अगर मेरे अंडर मेयो हॉस्पिटल में या कहीं पे भी कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं तो उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि पर्ची आपकी जो है या तो फ्री बनती है या बहुत थोड़ी सी 5, 10, 20 रुपए लिए जाते हैं। जो मेडिसिन आपकी होती है मेजॉरिटी ऑफ इट वो हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट आपकी है वो स्पॉन्सर कर रही है। अब अगर एक बेचारा नॉन अफोर्डिंग बंदा है, वो हॉस्पिटल जाता है और वो कहता है कि जी ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया और मुझे जी ये दवाई दे दो, और जो हॉस्पिटल में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये दवाई हमने नहीं देनी, बाहर से जाके लो। तो ये फिर बड़ी नाइंसाफियाँ उन लोगों के साथ भी जो ये उम्मीद लेके दूसरे शहरों से आते हैं कि यार इन्हू म्यों ले जाओ, इन्हू लाहौर ले जाओ, इत्थे ही जड़ा ना इनका इलाज होएगा। तो जब हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं और वहाँ पे भी फिर हम वही बात है, एक्सप्लॉयटेशन ना हर लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसमें मुझे एक वहीं के मिले डॉक्टर, वो ये बात करते हैं कि जी हमारे पास दिए ही नहीं जाते वो रिसोर्सेज, एक्सरे आप बेहतर जानते हैं म्यो वगैरह, वो कहते हैं कि हम पिक्चर्स ले रहे होते हैं। बिल्कुल, ये भी वही बात है ना, दोनों तरफ तस्वीर के ना दो पहलू होते हैं। अगर मैं सिर्फ वो देखूं जो सोशल मीडिया पे दिखा दिया गया है तो फिर तो मैं बस उसी पे बिलीव करके ना, मैं आंखें बंद करके उस पर बिलीव करूँ और मैं कुछ और चीज़ ना देखूँ। ये भी बात सच है कि हमारा मेयो हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी सीटी स्कैन की मशीन जो है महीना 2-2 महीने आउट ऑफ ऑर्डर रहती है, और वो वाले पेशेंट्स जो हैं हम कहते हैं या तो प्राइवेट अपना सीटी स्कैन कराओ,
प्राइवेट सीटी स्कैन एक जो है 10-20-30 हज़ार रुपए का होता है, और या हम कहते हैं कि जिसको जर्नल में ले जाओ, और म्यो में फ्री में हो रहा होता है, और म्यो में फ्री हो रहा होता है। लेकिन वही बात है कि जब आउट ऑफ ऑर्डर होगी तो वो पेशेंट बेचारा जो वाकई डिजर्व करता है, मैं उससे कहूँ कि यार तुम 20,000 का खर्चा करो। इसी तरह मेडिसिन की अगर शॉर्टेज हो रही है, या अगर गवर्नमेंट मेडिसिन दे रही है, डॉक्टर को नहीं मिल रही, बीच में जो इतने प्लेयर बैठे हुए अगर वो उसकी पिलफरेज कर रहे हैं, वो जो है अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, तो ये चूंकि पूरा एक चेन ऑफ कमांड है ना मैं ये कह सकता हूं कि यार गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, ना मैं ये कह सकता हूं कि जी डॉक्टर इन्वॉल्व है। मुझे पूरा सिस्टम अपना देखना पड़ेगा। मैं ये देखना पड़ेगा कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ किया है, कि गवर्नमेंट ने तो फंड्स रिलीज कर दिए, मेडिसिन भी दे दी, अगर उसने दिए तो बीच में वो जो 4-5 लोग आते हैं, जो एक पूरा सफ़र है हॉस्पिटल तक मेडिसिन के आने का, वो तो कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे। हम चूंकि 2 पहलू देखते हैं, या गवर्नमेंट या डॉक्टर, और दोनों में से किसी एक पे हमने पूरा ओनस डाल देना है कि यार यही जो है ना यही रिस्पॉन्सिबल है। वो जो बीच के प्लेयर दो, जो सही रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं ना, वो बीच वाले ही होते हैं, जो हमारे पर्दे के पीछे हैं, जो मिडिल मैन है, जिसके बारे में कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं होता। तो ये वाली चीज़ जो है ना, अब ये वही वाली बात है कि गंदुम जो है अगर किसान ने एक रेट पे दे दी और मार्केट से आपको वो महंगी मिल रही है, हाँ, मैं या तो कहूंगा यार किसान ने या तो महंगी दी है, या मैं कहूंगा ये मार्केट वाला जो बंदा दुकान पे बैठा है ये महंगी दे रहा है। उसको भी उतने की जो मिडिल मैन जो बीच में गेम चला रहा है उसके बारे में कोई जिक्र ही ना वो पता है कि वो कौन है, ना उसके बारे में कोई बात करेगा, ना कोई क्रैकडाउन होगा। या तो हम मार्केट वालों के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम क्यों महंगी दे रहे हो, या किसान बेचारे के पीछे पड़ जाएंगे कि यार तुम बड़ी ज्यादती कर रहे हो। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि वो पूरा सिस्टम या तो आप इतना ट्रांसपेरेंट बनाओ कि उसमें कोई इस तरह का इशू ना हो, या फिर ये कि जब आपने अगर ब्लेम करना है तो वो फिर पूरे सिस्टम पे ब्लेम आना चाहिए। मैं एक बंदे को पकड़ के ब्लेम कर दूं कि यार तुम्हारी ये नाअहली है या तुम्हारी नाअहली है, तो वो नाइंसाफी होगी। खैर टॉपिक से हम काफ़ी हट गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगर एक बंदे ने आना है तो उसको थोड़ा आइडिया रहे अपनी फील्ड के हिसाब से। हम वापस आते हैं उस तरफ, MD-CAT की तैयारी की तरफ। तो कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, और क्या ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन में जाना? और अब तो मैंने सुना है माशाल्लाह आपने भी शुरू किया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसको एंड करते हैं। ठीक है। अच्छा मोहित भाई, यूँ है कि MD-CAT की तैयारी के लिए ना मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई इंस्टीट्यूट ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो चीज़ें जो बच्चा खुद से हासिल नहीं कर सकता। अब तो खैर वैसे हम डिजिटल दौर में हैं, फ़ोन सबके पास है, व्हाट्सएप सबके पास है। मुझे कोई बुक चाहिए ना, उसका PDF मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मुझे कोई लेक्चर चाहिए ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मटेरियल हमारे पास सब मौजूद होता है, हर बच्चे के पास फ़ोन है। अब वो फ़ोन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए यूज़ करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने उसको किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। बात इसमें यह आ जाती है कि एकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट का मकसद सिर्फ ये आता है कि जब आपको कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। देखिए बड़ा आसान है कि मैं भी यूट्यूब पे बैठ के एक लेक्चर दे दूं, आप भी MD-CAT का लेक्चर दे दें। डॉक्टर मोइन साहब ने जी एक लेक्चर दे दिया है किसी बायोलॉजी के ऊपर या कुछ भी, देखने को बच्चे को लगेगा अच्छा यार ये देखो जी इन्होंने लेक्चर दिया है, मैं ये लेक्चर लेता हूँ। बट जिस बंदे का ताल्लुक ही नहीं इस फील्ड से, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं वही मानता हूँ कि हर टीचर बंदा जो है ना वो टीचर नहीं होता। हमारा ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी ये भी टीचर है। डॉक्टर्स को भी जब हम बनते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह बनते हैं, उनको भी कहते हैं कि आप क्लासेस में जाके टीच करें। नॉट एवरीवन इज अ टीचर। टीचिंग एक अलग से स्किल है, एक अलग से स्किल है। तो बात यह है कि अगर तो उस बंदे के पास स्किल ही नहीं है और वो लेक्चर अपलोड करी जा रहा है, और बच्चे जो हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अच्छी PR है, मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मैं कल को लेक्चर देने लग जाऊँ, बच्चे देखेंगे, बच्चे फॉलो भी करेंगे कि यार वाह जी तलहा भाई ने लेक्चर दे दिया तो हम देखते हैं। बट जब तलहा भाई को खुद ही कॉन्सेप्ट नहीं है, तलहा भाई को MD-CAT दिए 5 साल हो गए, तो तलहा भाई ने आपको क्या पढ़ाना है? तो ये एक थोड़ा होता है कि एकेडमी एक तो वो सेग्रीगेशन करने में हेल्प करता है कि जी जो आपको चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड हो, वो आपके MD-CAT के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हो। अगर आप FSC का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हो। और ये स्टैंडर्ड मीट कैसे किया जाता है? ये ऐसे किया जाता है कि या तो उसका एक्सपीरियंस हो पहले, या उसका जो लेक्चर है या वो ऐसा पढ़ा रहा है कि आपने अगर उसका लेक्चर ले लिया, आपने उससे पढ़ लिया ना, मैं कहता हूँ कि यार ये सवाल जो है ना MD-CAT में आया हुआ है, ज़रा ये देखो तो हमसे सॉल्व होता है। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू वर गिवन इन दैट लेक्चर, ये समझ लें कि वो लेक्चर वाकई काम का है और उसका जो है फ़ायदा हुआ है आपको होने का। इसके अलावा टेस्टिंग आ जाती है। अब MD-CAT जो है ना, इट्स नॉट अ गेम ऑफ प्रिपरेशन, इट्स नॉट अ गेम ऑफ कि जी तैयारी किसकी कितनी अच्छी है। किताबें हर बच्चे के पास सेम है, दिमाग अल्लाह ताला ने हर बच्चे को दिया हुआ है, फ़ोन इंटरनेट की एक्सेस हर बच्चे के पास है, एकेडमीज़ की एक्सेस भी हर बच्चे के पास है। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। आपने उस प्रेशर में आपको एक MCQ सॉल्व करने का 1 मिनट दिया जाता है MD-CAT में। उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? अगर तो मैं घर में बैठ के सिर्फ MCQ सॉल्व करी जा रहा हूँ ना,
मेरा अगर एक एमसीक्यू पे आधा घंटा भी लग गया ना, मुझे कोई चिल है, मैं क्या मैंने जी देखो आधे घंटे में लगा मुझे, लेकिन मैंने सॉल्व तो कर लिया ना। लेकिन एमडी कैट में वही आपने एमसीक्यू जो है 1 मिनट में करना है, वो प्रेशर नहीं है, वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अकेडमीज का फिर एक कॉन्सेप्ट ये अच्छा होता है कि जब वो आपका कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं या इंस्टीट्यूट कोई टेस्ट ले रहा है, तो वो एक टाइम लिमिट डिफाइन की होती है कि यार 60 मिनट है आपके पास, ये 60 एमसीक्यूज हैं, इसमें आपने जो अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये दो चीज़ें जो है ना एक इंस्टीट्यूट को बनाती हैं कि वो कंपलसरी। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि बच्चा अगर चाहे तो इंस्टीट्यूट के बगैर भी तैयारी कर सकता है, मटेरियल वही अवेलेबल है, अगर वो इतना डिसिप्लिन खुद को मानता है कि उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। बट अब कुछ चीज़ें जो बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ, मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा, नो आई वांट कि मैं किसी से कंसल्ट करूँ। जो फिजिकल अकेडमीज़ है हमारी, जहाँ पे बेतहाशा बच्चे एनरोल होते हैं हर साल, एक एक क्लास के अंदर जब मैंने भी ज्वाइन की थी 100 से 150 बच्चे होते हैं। मेरा कोई एमसीक्यू होता था ना जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो घर में मैं जिसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं टीचर के पास जाया करता था कि सर मुझे प्लीज़ ये समझा दें, यार मैंने अगली क्लास में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पूछता सर मैं कब आऊँ, जब ये सारी क्लासेस में दे लूँगा ना तब मेरे पास आ जाना। और वो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद जब वो टीचर बेचारा वो इतने ज़्यादा लेक्चर दे चुका होता था, तो वो बेचारा भी एग्जॉस्ट हो जाता था, मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैंने इतनी क्लासेस वगैरह ली हैं। तो एक तो बात ये आ जाती है कि वो जो इंडिविजुअलिटी बच्चे को चाहिए होती है ना, कि मेरे सर पे कोई खड़ा होकर मुझे पढ़ाए, मेरे सवालों का जवाब दे, यहाँ पे थोड़े से कुछ इंस्टीट्यूट्स लैक करते हैं। क्लेम खैर से सभी करते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रैशनली भी देखें, एक टीचर अगर 150 बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर 150 के 150 बच्चों से एक एक सवाल भी पूछने लग जाएं, तो कहाँ पे लेक्चर तो फिर रह गया, फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक चीज़ जो है ना लैक करती है। फिर एक होती है चीज़ मेंटोरशिप, इसको हम बड़ा ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि यार ये चीज़ है क्या। अब उसमें ये होता है कि जी एक बच्चा लेक्चर लेने गया, किसी फिजिकल अकेडमी में चला गया, किसी ऑनलाइन अकेडमी में लेक्चर दिया, टेस्ट दिया। फिजिकल अकेडमीज तो यहीं पे साइड पे हो गई, उन्होंने आपको एक लेक्चर दिया, टेस्ट दिया, उसके बाद उनका और कोई रोल नहीं है, उन्होंने साइड पे हो जाना है। वो सारी फीस जो है वो इसी के अराउंड उनकी स्ट्रक्चर्ड होती है। ऑनलाइन वाले चले जी, वो आपको 4-5 फीचर्स और भी प्रोवाइड कर देते हैं। बट मैंने अगर बच्चे को एक ऑनलाइन लेक्चर दिया या मैं फिजिकल, क्या उस बच्चे ने उस लेक्चर को लिया है? जो टेस्ट मैंने बच्चे को दिया, क्या उस बच्चे ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है? जब अकेडमी में कोई टेस्ट में दे रहा होता था ना, यूँ होता था कि मैं ये बैठा हूँ, मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के एक बच्चा बैठा है, दूसरी साइड पे भी एक बच्चा बैठा है, मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ, मेरी कोनी उसको लग रही है, उसको मेरी कोनी लग रही है, वो मेरा पेपर यूँ देख रहा है, मेरी ना चाहते हुए भी मैंने बहुत कोशिश की यार मैं सिंसियर रहूँ, मैं डेडिकेटेड रहूँ। एमडी कैट में जी मैंने अम्मी अब्बू ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है एग्जाम के लिए, तो मैं उसको जो है बिल्कुल हक हलाल के साथ जो है पूरा करूं। लेकिन ना करते भी हल्की सी नज़र पड़ गई, मेरी माइंड की थिंकिंग स्टॉप हो गई। मैंने सोचना ही नहीं है कि उस एमसीक्यू का क्या जवाब होना है, मैंने वो देखा जो उसने ये लगाया, चलो जी मैं भी यही लगा लेता हूँ, टाइम बचाता हूँ, और वो टाइम बचाता हूँ, और मैं जी एंड पे नंबर आएंगे, सर ने कौन सा पूछ लेना कि यार तुमने खुद टेस्ट किया था या किसी और से करवाया था, सर पूछेंगे कितने नंबर आएंगे, हाँ जी सर मेरे पूरे नंबर आए, और बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन एट द बैक ऑफ इट मैं जीरो हूँ, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने खुद को ना तो प्रॉपर तरह से टेस्ट किया ना कुछ किया। तो ये चीज़ जो है ना, इसके लिए मेंटोर्स होते हैं। मेंटोर का काम ये होता है कि वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि डंडा पकड़ के एक बंदा आपके पीछे खड़ा हो जाए, बच्चे ये लेक्चर आज लिया है कि नहीं लिया, आज वाला टेस्ट अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, ये चीज़ की है वो चीज़ की है कि नहीं, कोई तुम्हें हेल्प तो नहीं चाहिए, तुम्हारा डेली शेड्यूल मैनेज हो रहा है कि नहीं, टाइम टेबल क्या बनाया हुआ है, नींद आती है रात को कि नहीं, घर में तो कोई मसला नहीं चल रहा। ये चीज़ें अकेडमीज़ में नहीं इन पे फोकस किया जाता, ना उनके पास टाइम होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इन फेयरनेस टू देम, उनके पास जितने बच्चे एनरोल होते हैं वो हर किसी के इन सवालों का जवाब दे भी नहीं सकते, चाहे वो क्लेम कर भी दें। इस मकसद के लिए जब आपने ये भी जिक्र किया कि मैंने क्यों ये इनिशिएटिव लिया, तो इसमें एक चीज़ ये है, अगेन वो एक्सप्लॉयटेशन वाला। अब हम कहते हैं कि जी देखें, हर लेवल पे जो है ना, जब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लॉयटेशन है हमारे, चाहे वो एमबीबीएस के बाद हो, जब आपने सीट्स के लिए अप्लाई करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, या एमडी कैट तक का जो सफ़र है। अब फिजिकल अकेडमीज जो हैं उनकी फ़ीस जो है वो 60-70 हज़ार तक भी है फॉर 2 या 3 मंथ्स का जो कोर्स है। इसमें बुक्स इंक्लूडेड नहीं होती, वो अलहदा हैं, टेस्ट सेशन की फिर फीस अलहदा होती है। एमडी कैट आपका थोड़ा सा आगे जाता है। यही अकेडमीज़ जो हैं 5-10 हज़ार बच्चों से एक्स्ट्रा लेती हैं कि हम तुम्हें और पढ़ाएंगे इसी में, और ये वाला सारा सीन होता है। एक्सप्लोटेशन हर लेवल पे, और बच्चों के पास चूंकि ना एमडी कैट कोई बात एक भौवा बना दिया गया है, एक ये बना दिया गया है कि इट्स अ डील ब्रेकर, इट्स या तो यू विल मेक इट या यू विल ब्रेक इट। तो बच्चे भी कहते हैं कि यार किसी भी मुझे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, लाखों भी देने पड़ जाएँ तो हम देंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारी तरफ से, और हम बच्चों से भारी भरकम फीसें ले लेते हैं।
ये चीज़ ना हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती। कुछ के पेरेंट्स अफोर्डेबल अगर इसको अफोर्ड कर सकें तो वेल एंड गुड। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अफोर्ड कर भी सकते हैं इजीली, उनको भी थोड़ा सा रैशनली सोचना चाहिए कि यार ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसके एवज हमें अल्टीमेटली मिल क्या रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो ये क्लेम करता है कि जी हमारे ना पिछले साल बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई थी। अब आपने ये भी देखना है कि यार टोटल कितने बच्चे एनरोल्ड थे उस पर्टिकुलर एकेडमी में। एक ही तो पोजीशन आ गई, बट वो लाख बच्चा जो बाकी था उसका रिजल्ट क्या था, जरा वो भी तो हमारे साथ शेयर करें ना। तो उस चीज़ को जरा हम मास्क कर देते हैं। अब अगर आपने वही बात है 1-2 लाख बच्चों को एनरोल कर ली है, उसमें से एक आधे बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, तो मैं तो उसी का ही ढोल बजाऊंगा कि हाँ जी इसके नंबर आ गए। मैंने तो ये बताना नहीं है कि जो बाकी बच्चे थे उनका क्या हाल था, उनकी क्या कंप्लेंट्स थी हमारी इंस्टीट्यूट से, या उस क्लास में कितने बच्चे बैठते थे, कितनी तवज्जो दी गई थी उन पर। तो इसमें ये एक चीज़ आ जाती है कि जब मैंने भी ये इनिशिएटिव लिया कि जी मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलता हूँ, तो उसका एक तो ये था कि हम एक तो ये फ़ी वाला पॉइंट आ जाता है कि ये फ़ी अफोर्डेबल नहीं है जो आजकल इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, और जिनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं उनको मेरा ख्याल है कि इंतहाई शुक्रगुजार और एहसानमंद होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। दूसरी बात ये है कि हमारे ना हर तरह के बच्चे जो हैं वो देते हैं MD कैट का एग्ज़ाम। हम कितने ज़्यादा सुनते हैं कि जी मैट्रिक में कि जी एक तंदूर वाले के बच्चे ने जो है वो लाइक पोजीशन ले ली। हम कितना ही सुनते हैं कि जी एक रक्षा चलाने वाले बच्चे ने जो है, अब अगर वो एक बच्चे का वालिद जो है वो रक्षा चला रहा है, मैं उसे कहूँ कि जी MD कैट की फ़ीस जो है 70,000 दो, शायद उस बेचारे की मंथली इनकम भी इतनी ना हो जितनी मैं डिमांड कर लूँ, और मैं डिस्काउंट भी दे दूँ, मैं 30-40 हज़ार भी कर दूँ, फिर भी एक इतना बड़ा चंक मैं उस बेचारे का ले रहा हूँ कि यार चलो तुम आ जाओ। तो हमने कोशिश ये की है कि जब अपना इंस्टीट्यूट भी खोला तो इंक्लूसिविटी लेके आए, इसमें फ़ी को कम भी रखें, कंपेटिटिव भी रखें, और ऐसा भी हो कि यार एक बच्चा जो है चाहे वो किसी छोटे घर से, किसी गांव से, किसी बड़े घर से, वो उसको इजीली अफोर्ड कर सके। और इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरा बाकी एकेडमीज या इंस्टीट्यूट्स की तरह के भाई ये फ़ी है तो ये तुमने पे करनी है और ये नहीं करोगे तो चलो जी कहीं और चले जाओ। बच्चे कहते हैं कि तला भी हम इतनी फ़ीस दे सकते हैं, आप दे देंगे? मैंने कहा ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता कि भाई कितनी कितनी फ़ी पे हमने बच्चे किए हैं, वरना वो फिर हर बंदा ही वो सारे उसको करेंगे। लेकिन बच्चे कहते हैं कि इतनी फ़ी, मैं कहता हूँ देखो ऑनलाइन का फ़ायदा ही ये है कि मेरे पास देखो मैंने तो ना तो कोई रेंट पे जगह ली हुई है, सारे जो हमारे टीचर्स हैं जो हमने फैकल्टी हायर की है वो सारे अपने घरों में बैठ के आपको सर्विसेज दे रहे हैं, नेट हर किसी के घर में लगा हुआ है, मैं उनको पे भी कर रहा हूँ, उनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ नहीं रहा। तो मैं बच्चों से किस चीज़ की फ़ीस ले रहा हूँ? या तो मेरा अगर यही माइंडसेट है मैंने एक्सप्लॉइट करना और ढेरों पैसे बनाने हैं तो मैं 20, 30, 40, 50 हज़ार ईजिली ले भी सकता हूँ। लेकिन जब ये माइंडसेट ही नहीं है, जब हमने टैकल ही उस एक बड़े प्रॉब्लम को करना है जो हमारी सोसाइटी में अब इनकलकेट हो चुकी है, तो ये चीज़ उसमें आ जाती है। फिर लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एकेडमी में घर बैठे, बच्चे के पास चॉइस है कि वो लाइव क्लास लेना चाहे जो एक फिजिकल एकेडमी की फील होती है वो भी ले सकता है। अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहता है कि जी अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना है, अपने हिसाब से सुबह लूंगा लेक्चर, शाम को लूंगा, वो भी उसके रिवाइज भी करना चाहता है। रिवाइज भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी एकेडमीज में टीचर दे के निकल गया, ना तो आप उस लेक्चर को 2x पे कर सकते हो, ना 1.5x पे कर सकते हो, ना आप उसको दोबारा देख सकते हो। वो टीचर निकल गया, कॉन्सेप्ट कोई रह गया तो बस रह गया, वो बस वही टाइम आपके पास होता है। इसके लिए फिर हमने टेस्टिंग, क्योंकि MD कैट में सिर्फ तैयारी इज़ नॉट द ओनली पार्ट, 50% अगर तैयारी है तो 50% आपकी प्रैक्टिस भी है। जब तक आप उस प्रेशर में आके 1 मिनट के अंदर MCQ सॉल्व ही नहीं करना सीखोगे, आपको पता ही नहीं है कि यार MCQ आता किस टाइप का है, मेरे से पूछ क्या रहे हैं, तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकोगे। तो हमने टेस्टिंग भी प्रोवाइड कर दी। फिर डाउट सॉल्विंग, ये एक अलहदा फीचर कि जी एक बच्चे ने MCQ घर बैठ के सॉल्व किया, नहीं समझ लग रही, उसको हमने डेली के कुछ 6 घंटे जो है ना दिए हुए हैं कि हम अपने WhatsApp ग्रुप्स ओपन करेंगे और आप इसमें बैठ के जो है ना जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हो। और उसमें ये होगा कि बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट वीक है, कोई सवाल उसने पूछना है, ईच एंड एवरीथिंग उसको घर बैठे मिल जाएगी। आप भी हैं और भी दूसरे टीचर्स, प्रॉपर टीचर्स। हमने जो बड़ी कुछ एकेडमीज, वही बात है उन नाम लेना हमें अलाउड नहीं है, लेकिन उन बड़ी एकेडमीज के भी अपने टीचर, उनकी मेरे साथ कल बात हुई, उन्होंने हमारी फैकल्टी को, बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट मे बी आई एम नो बडी एज कम्पेयर टू द बिग माफियाज या अकेडमीज जो एग्जिस्ट करती हैं, उन बड़ी एकेडमीज के टीचर्स ने हमें ज्वाइन किया कि हम आपके बच्चों को लाइव क्लासेस भी देंगे, उसी फीस में देंगे जितनी फीस आप ले रहे हैं। ये नहीं है कि जी हम जुड़ गए हैं तो हम भी उन अकेडमी से इतनी फीस लेंगे। हम उनको जो है टेस्टिंग भी उनकी करेंगे, हम उनके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, और वो सारे फीचर्स वही वाले प्रोवाइड करेंगे जो बड़ी एकेडमीज भी प्रोवाइड ही नहीं करती हैं। तो वो अब वही बात उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी बड़ी मैच करती है आपके साथ, कि बच्चे जो है वो कहाँ पे इतनी फीसें भरते रहें कि जी हम MD कैट के पीछे। अब अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर 70,000 ले रहा है,
मेरे MBBS के 2 सालों की पूरी फीस जो है ना 70,000 बनती है कि मैं अगर 2-3 माह में इतनी फीस दे के जो है निकल जाऊँ और MD कैट का। और फिर आप ये सोचेंगे रिपीट वाले कितने बच्चे हैं, ये बच्चा 70 अभी दे रहा है, फिर ये 70 अगले साल देगा, ये रिपीटर सेशन भी ज्वाइन करेगा, 3-4 तो सेशन इनके हर साल होते हैं। और बच्चे को फिर जिस तरह से भी वो कर सकते हैं ना, निचोड़ सकते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम निचोड़ें। तो बड़ी बड़ी टीचर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि ये हमारी आपके साथ आइडियोलॉजी मैच कर रही है, आपके बच्चों को हम उसी फी में जो है पढ़ाएंगे भी, हम उनकी टेस्टिंग भी करेंगे, हम उनके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और ये नहीं है कि मैं बैठा हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए, मुझे MD कैट दिए 5 साल हो गए हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए फैकल्टी अलहदा रखी गई है। फिर मेंटोर्स हमने हायर किए हैं जिनका काम ये होगा कि बच्चे पे ज़रा डंडा लेके ना चेक एंड बैलेंस रखे, तुमने आज का लेक्चर लिया कि नहीं लिया, घर में कोई मसला तो नहीं चल रहा, टाइम टेबल मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैरियर काउंसलिंग वाला पार्ट, काउंसलिंग, गाइडेंस, वो आपका दोस्त भी है, वो आपका टीचर भी है, वो आपका मेंटोर भी है। और फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा फीचर, मुझे नहीं पता कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं क्या इन्होंने कभी सोचा नहीं, हम अभी बात कर रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमने ना पाकिस्तान का पहला मेडिकल GPT लॉन्च किया है जो MD कैट एसोसिएटेड है। और ये जिस तरह चैट GPT हम यूज़ करते हैं ना, मसला थोड़ा सा ये आता है कि एक तो चैट GPT को कुछ देर आपने यूज़ कर लिया ना, उसका फ्री वर्जन एक्सपायर होता है और वो कहते हैं अब आपको ना हमने दूसरे मॉडल पे शिफ्ट कर दिया और इसके जवाब जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगे। तो हमने जो है वो इनकॉर्पोरेट इस तरह से की है कि हमने एक मेडिकल GPT रेडी की है जिसकी 24/7 हम अपने बच्चों को एक्सेस दे देंगे। और उसका काम ये होगा कि जितनी बच्चों की बुक्स हैं ना, FSC की, MD कैट की, A लेवल्स की, बच्चे जब भी कोई उससे सवाल पूछेंगे ना तो वो इंटरनेट से उनका जवाब जो तलाश करके नहीं देगा, वो बुक्स में से बच्चों का जवाब तलाश करके देगा। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नेट पे कुछ है, कोई जो है बुक में अलग लिखी हुई है, हर प्रोविंस की बुक में अलग अलग लिखी हुई है, A लेवल्स में अलग लिखी हुई है। तो वो हमने उसको सारी वो इन्फॉर्मेशन फीड कर दी कि बच्चा कोई सवाल पूछता है, कोई MCQ पूछेगा तो उसको अपनी बुक से, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना तो वो जो यूज़ कर रहा है मैकेनिज्म, लेकिन जब उसको पता होगा कि मैं इस एक क्राइटेरिया के अंदर बाउंड हूँ, मैं इन बुक्स के अंदर बाउंड हूँ, तो वो उन बुक्स के अंदर से आपने कोई कॉन्सेप्ट। अब मैं बात ये है कि लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि जी आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करो, हम 24 घंटे एक्सेस देंगे, आप रात के 2 बजे भी कॉल करोगे। सब झूठ होता है। हर किसी की, देखिए सीधी सी बात है, हर किसी की अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ भी आपने मैनेज करनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है। आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप एक टीचर भी हो सकते हो, ये बात सरासर झूठी होती है। तो इस बात को ही ठीक प्रूव करने के लिए हमने एक ये मेडिकल GPT medexcel.ai हम इसको कहते हैं, वो लॉन्च किया कि जी इसमें बच्चे जब भी चाहें, सुबह शाम, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, जब भी सवाल पूछना है पूछेंगे और वो अपने बैक एंड नॉलेज जो हमने उसको प्रोवाइड की हुई है उसमें से बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना है, कोई सवाल समझ नहीं लग रहा उसको समझना है, वो प्रोवाइड करेगा। ये सारे फीचर्स जो हमने कोशिश की है, ये सारे फीचर्स बड़ी बड़ी एकेडमीज़ भी प्रोवाइड नहीं करती कि हम बच्चों को प्रोवाइड भी करें और हम जो है बजाय कि उनसे भारी भरकम फीस लें, हम हर बच्चे को वो जितनी भी फीस अफोर्ड कर सकता है उसको प्रोवाइड करें, ताकि अल्टीमेटली बच्चों के पास कम से कम ये एक्सक्यूज़ ना हो कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं थे या हमें तो वो रिसोर्सेज मिले ही नहीं जो बड़े बड़े बच्चों को मिल गए और जो बड़े वेल ऑफ बच्चे हैं। तब मुझे इतना हेल्प मिल जाती तो मैं भी काश मुझे भी ये किताबें, ये चीज़ें मिल जाती। हमने वो चीज़ को सिरे से ख़त्म कर दिया। जितनी फीस देनी है बच्चे आप दो और आप बस पढ़ना शुरू करो। कल को ये बहाना आपके पास ना हो कि जी मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था। फिर ये होगा कि या आप अपनी मेहनत के लिए अकाउंटेबल होगे, और अगर आपने मेहनत की है, रिसोर्स अच्छा मिल गया, तवक्कुल वाली बात ही आ गई। मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे कि बेटा हमने तुम्हें मेहनत करते देखा है, अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारे हक में बेहतर फैसला किया होगा हमने उसको एक्सेप्ट करना। वरना कई लोग तो प्लेटफॉर्म भी, यानी कि वही वाली बात जो हम कह रहे हैं कि रिक्शे वाला बच्चा, या जो अक्सर हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि वो लोग भी बगैर उसके किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए भी उन्होंने अपने तरफ से मेहनत क्योंकि पूरी करते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और वो फिर कामयाब। इसमें बिल्कुल वही बात है मोहित भाई कि देखिए वो भी बगैर इंस्टीट्यूट के, घर में एक लाइट होती है जी, हम लैंप के नीचे और ये वो इस तरह पढ़ रहे होते हैं। बात ये कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अकेडमी और इंस्टीट्यूट का रोल जो है ना MD कैट में इसलिए भी है क्योंकि अब अगर इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं ना, 9 लोग कहते हैं कि यार मैंने जो है अकेडमी ज्वाइन की हुई है, किप्स अकेडमी या XYZ अकेडमी ज्वाइन की हुई है। मेरे जहन में होगा कि यार फोमो होना लग जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं कहीं लाइक मिस आउट तो नहीं कर रहा, या उनको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिल रही जो मुझे मिल ही नहीं रही। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ना इंस्टीट्यूट हर बच्चा ज्वाइन करना चाहता है और करता भी है, बट क्या आप 70,000 उसके लिए देना, इज इट जस्टिफाइड?
भाई जब आपको वो चीज़ एक बेहतर चीज़ रेट पे भी मिल रही है, तो हमने यही कोशिश की है कि हम इसको जो है ना इस तरह से लाइक फॉर एवरीवन इसको अवेलेबल करें, और बच्चे के पास कोई इस तरह से ना हो कि यार जब हर बच्चा अकेडमी ज्वाइन कर रहा है तो यार मुझे वो रिसोर्सेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हर बच्चा इक्वल ग्राउंड पे प्ले करे, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो, और बाकी फिर अल्लाह की ज़ात जो उसके लिए बेहतर चाहे वो उसके लिए जो है फिर वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका, आप आए, और यकीन है कि जितना मुझे सीखने को मिल रहा है, इनके मेरा तो खैर वो फील्ड नहीं है, लेकिन जो लोग व्यूअर्स हैं उनको सारा कुछ मिल जाए। इसमें एंड पे कोई आपकी प्रोफाइल वगैरह या डाटा अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप हमें दे दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में होंगे, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कुछ इन्होंने हासिल किया वो भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।